तो यहाँ पे जो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है, तो अनुच्छेद 324 में है, ये याद रखना है आपको। सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, भारत में निर्वाचन सूची तैयार करने की जिम्मेदारी किसको दी गई है। ठीक है, तो भारत में जो निर्वाचन जो सूची है वो किसके द्वारा तैयार किया जाता है, तो एकदम याद रखिएगा, जो भारत में निर्वाचन सूची है वो तैयार करने का जो जिम्मेदारी है वो निर्वाचन आयोग को ही दिया जाता है। ठीक है, तो जितना भी निर्वाचन आप लोग भी देखते होंगे कि आप लोग का भी नाम वोटर लिस्ट में रहता है, तो उसमें आप बिहार सरकार लिखा हुआ नहीं रहता है। आप वोटर लिस्ट देखते होंगे उसमें लिखा रहेगा आपको भारत सरकार। चूंकि भारत में क्या है कि एकल नागरिकता है। भारत में अगर पूछेगा, कई बार नागरिकता से भी पूछ देता है भारत में किस प्रकार की नागरिकता है, तो भारत में एकल नागरिकता है। यानी अगर आपको किसी राज्य में नागरिकता मिल गया तो दूसरे राज्य में आपको नागरिकता नहीं मिलेगा। अगर आपका भारत देश का नागरिकता मिला हुआ है तो जब तक यहाँ का आप नागरिकता ख़त्म नहीं करेंगे तब तक आपको दूसरे देश की नागरिकता नहीं मिलेगी। अभी देखिए सीमा हैदर का जो मामला है, तो उन्होंने बोला, जो सीमा हैदर है उसने बोला था कि जिस प्रकार से आलिया भट्ट को कनाडा का है या अक्षय कुमार को शायद ब्रिटेन का है या कनाडा का है, तो वहाँ की नागरिकता है, तो ये लोग भारत में वोटिंग नहीं देते हैं। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, जब आपको विदेश या किसी अन्य दूसरे देश का जब नागरिकता मिल जाता है तो भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाती है। ठीक है, तो उसने हवाला दिया था कि उसी आधार पे मुझे भी जो है भारत में रहने दिया जाए। ठीक है, तो जो भी हो, लेकिन इस तरह का जो है जो सूची तैयार करेगा निर्वाचन का, जो सूची होता है वो तैयार करने की जिम्मेदारी भी किसका होता है, निर्वाचन आयोग का होता है। वोटर लिस्ट में आपका नाम भी डालने का और ख़त्म करने का अधिकार निर्वाचन आयोग का ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसको मिनिमाइज करते हैं। निर्वाचन आयोग सर्वोच्च न्यायालय, संघ लोक सेवा आयोग, नियंत्रक, महालेखा परीक्षक का कार्यालय जैसी संस्थाओं में से कौन सा एक लक्षण समान है। ठीक है, तो वो किससे मिलता जुलता है, निर्वाचन आयोग, सर्वोच्च न्यायालय, संघ लोक सेवा आयोग। ठीक है, तो क्या लक्षण सब में समान है, वे परामर्श दात्री संस्था। परामर्श देने का काम तो बिल्कुल नहीं, परामर्श क्यों देगा ये। ठीक है, इसका तो काम है अपना निर्वाचन वोटर लिस्ट तैयार करना। वे संवैधानिक संस्थाएं हैं, तो बिल्कुल आपका जो निर्वाचन आयोग है या सर्वोच्च न्यायालय है या संघ लोक सेवा है, ये सभी क्या है, संवैधानिक संस्था है। लेकिन कई बार पूछ देगा नीति आयोग किस प्रकार की संस्था है, तो वो क्या है, गैर संवैधानिक है। योजना आयोग किस प्रकार की संस्था है, तो गैर संवैधानिक है। तो ये बस याद रखिएगा, लेकिन ये जो है निर्वाचन आयोग आपका संवैधानिक है। निर्वाचन आयोग कैसा है, संवैधानिक है। ठीक है, कहीं भी थोड़ा भी अगर आप लोग को दिक्कत बुझाए तो आप जरूर उस क्वेश्चन को फिर से कहिएगा तो हम समझा देंगे। बाकी देखिए समझ लीजिएगा तो आपको एग्जाम में वहाँ दिक्कतें नहीं आएगी। ठीक है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, जो चुनाव आयुक्त हो, तो जो भी बड़े बड़े पोस्ट हैं तो आप जो है राष्ट्रपति में ही क्लिक कीजिएगा। ठीक है, तो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति ही करते हैं, याद रखिएगा। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसको है। अब देखिए राष्ट्रीय दल, अभी भारत में कितने राष्ट्रीय दल हैं, क्षेत्रीय दल किसको कहते हैं, राष्ट्रीय दल किसको कहते हैं, तो उसका एक नियम होता है कि टोटल वोट का जो दल 6% वोट ले आता है या 2-4 से अधिक राज्यों में वो मतलब सीट जीत लेता है, तो एक मापक होता है उसमें कि उसको राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल की दर्जा दी जाती है। जैसे अभी आपका आम आदमी पार्टी जो है आपको उसको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला है। ठीक है, इसी वर्ष। तो ये सब भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो किसको राष्ट्रीय दल का दर्जा दिया जाता है, तो इसके लिए भी जो जिम्मेदार है वो चुनाव आयोग ही है। किसको आपको राष्ट्रीय दल का देगा, किसको राज्य स्तरीय दल देगा, क्षेत्रीय दल देगा। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि उसने कितने राज्यों में या कितना टोटल वोट का कितना प्रतिशत वोट लाया, तो उसको यहाँ पे राष्ट्रीय दल की दर्जा दी जाती है। ठीक है, तो कोई भी दल बनता है तो उसको राष्ट्रीय हो या कोई पार्टी जो दल नहीं है तो लोग निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं। लेकिन आगे चल करके अगर वो कुछ परसेंटेज है, उसका लिमिटेशन है कि 6% वोट है शायद, उससे ज़्यादा ले आते हैं तो उनको जो है पार्टी को दर्जा दे दिया जाता है राज्य स्तर पे। और 4 से अधिक राज्यों में कुछ सीट लिमिट होता है, मुझे याद नहीं है, आप लोग देख लीजिएगा। उससे ज़्यादा ले आते हैं कम से कम तो उनको जो है राजनीतिक दल जो होते हैं उसको राष्ट्रीय दल का दर्जा
दे दिया जाता है। ठीक है, तो ये आपका जो है चुनाव आयोग का काम है ये सब, कि कौन सा क्षेत्रीय दल होगा, कौन सा राजनीतिक दल जो है राष्ट्रीय स्तर का होगा, ये आपका किसका काम है, तो ये याद रखिएगा चुनाव आयोग का काम होता है। ठीक है, मध्यावधि चुनाव कब कराया जाता है? देखिए मध्यावधि चुनाव तभी हो सकता है जब क्या होगा, विघटन हो जाता है, भंग हो जाता है लोकसभा, समय पूर्ण होने से पहले ही, जब बहुमत किसी पार्टी का खत्म हो गया, खो दिया, यानी दो मिलके जब सरकार बनाई और बीच में ही सरकार में जो है आपस में अनबन हो गया, तो उस स्थिति में जो है समर्थन वापस ले लिया जाता है, तो पार्टी की जो बहुमत नहीं होने के कारण जो है मध्यावधि चुनाव हो सकता है। जब कोई निश्चित सदस्य अपना पद त्याग देता है मतदान के समय, जब कोई अंतर ना हो, तो इसका एग्जैक्ट आंसर क्या होगा, क्या पूछा, मध्यावधि जब वह क्या होता है कि समय पूर्ण होने से पहले लोकसभा भंग हो जाएगा, उस स्थिति में ही आपका मध्यावधि चुनाव करवाया जाता है। ठीक है, बाद बाकी और सब ऑप्शन गलत है। भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब हुए? ये अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इसको VVI मानिए। जो भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो प्रथम आम चुनाव हुआ, पब्लिक के लिए जो चुनाव हुआ, वो 1952 में हुआ। ठीक है, तो ये याद रखिएगा 1952 1952 में, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार ये यहाँ पे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब संपन्न हुए? तो 1952 में आपको संपन्न हुए थे। निम्नलिखित में से किस वर्ष भारतीय चुनाव आयोग में पहली बार 2 अतिरिक्त आयुक्त नियुक्त किए गए थे? यानी जो निर्वाचन आयोग में 2 अतिरिक्त, एक तो निर्वाचन जो आयुक्त तो होते ही हैं, ठीक है, पूरे चुनाव आयोग के, लेकिन उसके अलावे भी 2 और नियुक्त किए गए थे। तो ये जो हुआ था 1989 में हुआ था। ठीक है, कि 2 अतिरिक्त आयुक्त जो है निर्वाचन आयुक्त को नियुक्त किया गया था। तो इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा आपका 1989। पार्लियामेंट द्वारा दिसंबर 1989 में निर्मित कानून के अनुसार एक नागरिक के वयस्क होने की कानूनी आयु कितनी है? तो 89 वाला याद रखिएगा कि कोई भी वयस्क माना जाता है जब उसकी आयु कितना पूरी जाए, 18 वर्ष। उससे पहले क्या था कि 21 वर्ष के बाद ही कोई वोटिंग दे सकता था, लेकिन 1989 ईस्वी में जो है, ठीक है, 1989 ईस्वी में संविधान संशोधन के माध्यम से इसकी आयु कितनी कर दी गई थी? तो 18 वर्ष कर दी गई थी। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। भारत में मतदान की आयु की सीमा को घटा करके 18 वर्ष कब कर दिया गया था? ठीक है, तो ये 1989 ईस्वी में किया गया था। शायद मुझे लगता है 61वां संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था। ठीक है, जहाँ तक कि मुझे याद है, ऐसे मैं देख के जब संविधान संशोधन करूँगा बताऊँगा तो उसमें ये आएगा क्वेश्चन। ठीक है, भारत में मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर किस वर्ष कब किया गया? तो वही क्वेश्चन है 1989 ईस्वी। ठीक है, अब आते हैं भारत में मतदाता की न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो आपको पता ही है 18 वर्ष, मतदाता 18 वर्ष। लेकिन अगर आपको चुनाव लड़ना है कोई भी, तो कम से कम आपकी आयु क्या होगी? 21 वर्ष। अगर आपको वार्ड कमिश्नर भी बनना है, वार्डर में भी खड़ा होना है, तब भी आपको 21 वर्ष आयु पूरा होना जरूरी है। लेकिन आप वोट केवल दे सकते हैं 18 वर्ष में। भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। तो भारत के जो प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त बने थे उनका नाम था सुकुमार सेन। क्या नाम था? तो सुकुमार सेन नाम था। दिनेश गोस्वामी समिति एक प्रकार का एक समिति था, दिनेश गोस्वामी, उसकी क्या सिफारिश थी? वो मतलब क्या सिफारिश किए थे दिनेश गोस्वामी? तो देखिए ऑप्शन क्या क्या है उसको देखना होगा। राज्य स्तरीय निर्वाचन आयोग का गठन की जाए, लोकसभा के चुनाव के लिए सूची पद्धति की, लोकसभा चुनाव के लिए सरकारी निधियन की। ठीक है, तो सरकारी निधि के तहत जो है लोकसभा चुनाव हो, तो ये यहाँ पर किया गया था गोस्वामी। दिनेश गोस्वामी का संबंध किससे है? तो निर्वाचन सुधारों से संबंधित है। बहुत सारे जो भी कमियां हैं थी या अभी भी हैं, उसके सुधार की बीच बीच में बात चलती है। ठीक है, तो उसके लिए कमेटी बनाया जाता है, तो उसी में थे आपके दिनेश गोस्वामी भी, और उन्हीं की अध्यक्षता में समिति बनाई गई थी। तो निर्वाचन सुधार से संबंधित है दिनेश गोस्वामी समिति, याद रखना है।
मुख्य चुनाव आयुक्त को जो पदच्युत किया जा सकता है, किसके द्वारा, कौन कर सकता है इसको पदच्युत, ठीक है। तो इसको भी पदच्युत करने के लिए जब ये कदाचार में पाए जाते हैं तो संसद के जब दोनों सदन के लगभग 2/3 सदस्य जब बहुमत पारित कर देंगे और उस पर ये साबित हो जाएगा कि कदाचार में ये लिप्त हैं, तब उनको मुख्य चुनाव आयुक्त को पदच्युत किया जा सकता है। निम्न में से किसका संबंध चुनाव आयोग से नहीं है? चुनाव की अधिसूचना जारी करना, बिल्कुल है, ठीक है, ये इसका काम ही है। उसके बाद है चुनाव की वैधता का निपटारा करना, चुनाव चिन्ह बंटवारा करना, ये भी है। चुनाव की वैधता का निपटारा करना जो है ये सुप्रीम कोर्ट का होता है, ठीक है। अगर कोई चुनाव में गड़बड़ी हुआ, क्या हुआ, नहीं हुआ, तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट का हो जाता है, तो ये इसका आयोग से संबंधित नहीं है। चुनाव की वैधता का निपटारा करना, अगर कोई समस्या हो गया तो उसका निपटारा सुप्रीम कोर्ट में। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग भारत के संविधान के एक अनुच्छेद के अंतर्गत स्पष्ट उपबंध के पालन में गठित हुआ है? ठीक है, तो अभी देखिए हम लोग चैप्टर ही पढ़ रहे हैं, तो निर्वाचन आयोग तो अभी तो आपका बन ही जाएगा कि अनुच्छेद संविधान के एक अनुच्छेद के अंतर्गत स्पष्ट उपबंध के पालन में गठित हुआ है आपका निर्वाचन आयोग। और देश का जो भी पोस्ट है, प्रधानमंत्री से लेकर के चाहे राष्ट्रपति हो, सब तो कहीं ना कहीं चुनाव के माध्यम से ही पहुंचते हैं, तो निर्वाचन आयोग तो होना जरूरी था ही, तो संवैधानिक निकाय, स्वाभाविक सी बात है। निम्नलिखित में से कौन सा काम निर्वाचन आयोग का नहीं है? चिन्हों का आवंटन है, निर्वाचन का तारीख तय भी करना, चुनाव के लिए उम्मीदवारों का चयन कर, ये इसका काम है। चुनाव का उम्मीदवार तो पार्टी तैयार करती है। अगर आप गौर करेंगे कि भारतीय अगर हम लोकतंत्र को देखते हैं या भारतीय शासन व्यवस्था को देखिएगा, तो हम लोग बोलते हैं कि हम लोग लोकतंत्र देश में रहते हैं, लेकिन बिल्कुल गलत है। ये आप लोकतंत्र देश में नहीं रहते हैं। इसके पीछे कारण क्या है? देखिए, लोकतंत्र मतलब होता है जनता का शासन, लोकतंत्र मतलब क्या होता है? जनता का शासन। लेकिन ये कहा जाए कि हम लोग पार्टी तंत्र में रहते हैं, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि पार्टी जिस व्यक्ति को चुन करके आप पे थोप देती है, आप पे थोपा जाता है कि इस व्यक्ति को आप वोट दीजिए, और हम लोग क्या करते हैं, ये कांग्रेस का है, ये जो है मुस्लिम समर्थक है, ये बीजेपी का है, ये हिंदू समर्थक है, या कुछ भी है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं कि पार्टी विशेष को वोट करते हैं, और पार्टी जिसको भी खड़ा कर दे उसके व्यक्तित्व को हम लोग नहीं देखते हैं, चाहे वह क्रिमिनल है, क्या है, नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं, पार्टी दे करके वोट कर देते हैं। हाँ, लोकतंत्र तब होता है जब जनता खुद तय करती कि किसको चुनना है, पार्टी तय नहीं करता। यहाँ क्या है कि पार्टी तय करती है कि किसको जो है खड़ा करना है, किसको टिकट देना है, ठीक है। तो ये इस कारण से हम लोग अगर कहें कि हमारे देश में पार्टी तंत्र है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। चलिए, निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्त तथा कार्यकाल निश्चित करता है। तो निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्त और जो कार्यकाल होता है, ये संविधान में ही इसके बारे में चर्चा किया गया है। तो संविधान, ठीक है, संविधान में ही निर्वाचन आयुक्त के सेवा शर्त और कार्यकाल के बारे में जो है बताया गया है, ठीक है। भारत में निर्वाचनों का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण किसमें निहित है? तो जो उस पर देख रेख का काम कौन करता है, ठीक है। तो देखिए, भारत में जो भी निर्वाचन होगा भारत के अंदर, चाहे वो राष्ट्रपति का हो, चाहे लोकसभा का हो, तो वो सारा काम निर्वाचन आयोग के द्वारा ही किया जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा भारत का निर्वाचन आयोग के ही अधीक्षण या निर्देशन में चुनाव या निर्वाचन करवाए जाते हैं। अब देखिए, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम का प्रयोग भारतीय चुनाव में कब से प्रारंभ हुआ? सबसे पहले देखिए, बहुत पहले हो चुका था 1958 में, लेकिन लोकप्रिय हुआ इधर आकर के, ठीक है, बीजेपी के समय से, ठीक है। लेकिन उससे पहले ये जो है 1998 में ईवीएम का पहला प्रयोग शायद केरल या कर्नाटक कहीं पे हो चुका था, ठीक है। तो प्रयोग में किया जा चुका था, लेकिन जो है लोकप्रिय हुआ है अब जाकर 2000 के बाद ही हुआ है ये सब लोकप्रिय। खास करके आप देखिएगा कि इधर इस दशक में ये ज़्यादा लोकप्रिय हुआ ईवीएम, ठीक है। भारत का प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थी? महिला में कौन निर्वाचन आयुक्त जो है वो भारत की प्रथम महिला निर्वाचन आयुक्त है? तो उनका नाम है वीएस रामा देवी। याद रखिएगा, वो कौन है? वीएस रामा देवी, ठीक है। उसके बाद है राज्यों में पंचायत के चुनाव किसके द्वारा करवाया जाएगा? देखिए, चाहे पंचायत स्तर का हो, चाहे विधानसभा का हो, सबका काम जो है, लेकिन यहाँ पे राज्य का निर्वाचन आयोग होगा, एक राज्य का भी निर्वाचन आयोग होगा जो कि राज्य स्तरीय जो भी चुनाव होगा वो करवाता है, चाहे विधानसभा हो, चाहे पंचायती चुनाव हो। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा राज्य निर्वाचन आयोग, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो बार बार ये क्वेश्चन आ रहा है, इसीलिए इसको इंपॉर्टेंट मानिए, सुकुमार सेन। ठीक है, भारतीय, देखिए जो क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है इसका मतलब है कि वो कई एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन राज्य विधानसभाओं में निर्वाचन का प्रावधान करती है? कि राज्य में जो, देखिए राज्य में आपका विधानमंडल होता है वो दो भागों में बटा होता है, एक विधानसभा जो कि निम्न सदन है, एक हो गया आपका विधानसभा, दूसरा हो गया आपका विधान परिषद। लेकिन ये सब राज्यों के पास विधान परिषद नहीं होता है, मात्र 6 राज्यों के पास ही विधान परिषद है। ठीक है, जिसमें कि राज्य का, जिसमें बिहार भी है, महाराष्ट्र भी है, यूपी है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, जो बड़े राज्य हैं खास करके उसी में है ये विधान परिषद। तो भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में कौन राज्य के विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान करता है? कौन सा अनुच्छेद? तो अनुच्छेद 170 के तहत जो है, जो विधानसभाओं का निर्वाचन का प्रावधान होता है। भारत के किसी राज्य के विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? अधिकतम सदस्य सीटों की संख्या कितनी हो सकती है? वो 500, और वो यूपी में है, यूपी में शायद 450 के आसपास है। ठीक है, आपके देश में कितना है? तो 243 है। कितना है? 243 आपके राज्य में है। इसीलिए तो जो 122 सीट प्लस 122 ले आते हैं, यानी 244 का आधा, मतलब आधा प्लस 1, 50% प्लस 1, यानी 120 प्लस कितना हो जाएगा इसका? 121, हाँ 243 है, तो 122 जिनको हो गया वो आपका सीट यहाँ पर जीत जाते हैं, वो उनकी सरकार बन जाती है। ठीक है, यहाँ तक किन्हीं को कोई दिक्कत होगा तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, आप लोग टेस्ट लिंक भी डाल दिया जाएगा और डाला गया भी है, सोशल साइंस में, पॉलिटी में जाइएगा। ऐसे मैं आपको जो है 1 to 5 वाले में भी जो है सब्जेक्ट वाला टेस्ट है ना, उसमें मैं डाल देता हूँ इसको। ठीक है, तो आप लोग एक बार दे लीजिएगा, जिससे कि ये सब क्वेश्चन आपको गलत एग्जाम में नहीं बनेगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कहाँ जो है विधानसभा अस्तित्व में नहीं है? विधानसभा है ही नहीं, तो इसमें से कहाँ पे विधानसभा नहीं है? तो आपको पता होगा दिल्ली में तो है, दिल्ली में है, पुदुचेरी में भी है, और इसके तो जो विधानसभा के जो सदस्य होते हैं विधायक, वो तो राष्ट्रपति के भी चुनाव में पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन आपका लक्षद्वीप में जो है आपका विधानसभा अस्तित्व में नहीं है। किस राज्य विधानसभा में सदस्यों की संख्या अधिकतम है? तो अभी हमने तुरंत बताया था यूपी में। अब कितना है थोड़ा आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, मुझे जहां तक याद है शायद 450 के आसपास है। असम विधानसभा में कितने सदस्य हैं? 126 है। असम विधानसभा में कितने सदस्य हैं? तो असम विधानसभा में 126 सदस्य हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, असम विधानसभा में कितने सदस्य हैं? तो 126 हैं। विधानसभा के सदस्य बनने के न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 25 वर्ष होना चाहिए। यानी प्रधानमंत्री बनना या मुख्यमंत्री बनना दोनों सेम ही है आयु। विधानसभा अध्यक्ष स्पीकर अपना त्यागपत्र किसको देगा? अब देखिए, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधानसभा उपाध्यक्ष। तो हमने जिस प्रकार, देखिए जिस प्रकार से लोकसभा का अध्यक्ष होता है ना, उसी प्रकार से विधानसभा का भी अध्यक्ष होता है। तो अध्यक्ष उपाध्यक्ष को देगा, उपाध्यक्ष अध्यक्ष को देगा। राज्य मंत्री परिषद सामूहिक रूप से, अभी ये पूछा राज्य मंत्री सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? स्वाभाविक सी बात है, जो उसका सभा है उसी के प्रति उत्तरदायी होगा, जो विधानसभा है उसी के प्रति उत्तरदायी होगा। लेकिन अगर यहाँ पे शब्द लगा दे व्यक्तिगत रूप से, तब आपको राज्यपाल बोलना है। क्या बोलना है? राज्यपाल। और यही बात केंद्र में पूछ दे कि केंद्र का जो है मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति, तो वहाँ पे लोकसभा हो जाएगा, और व्यक्तिगत पूछे तो राष्ट्रपति हो जाएगा। ठीक है, बस अंतर यही है। बाद बाकी देखिए, जो केंद्र का लोकसभा है, राज्य का विधानसभा है। केंद्र का प्रधानमंत्री, राज्य का मुख्यमंत्री। केंद्र का राष्ट्रपति, वही पावर लगभग राज्य में राज्यपाल को है। बस राज्य की विधानसभा की सत्रावसान के आदेश किसके द्वारा दिए जाते हैं? जो विधानसभा का सत्र का आहुति होगा, मतलब जैसे 3 सत्र होते हैं, ग्रीष्मकालीन, शीतकालीन और मानसून सत्र। जब सत्र का अंत होगा तो ये आदेश किसका देगा? तो ये राज्यपाल। तो सत्रावसान होगा या विघटन होगा, ये सब काम जो है राज्यपाल का ही है। किस राज्य संघ शासित प्रदेश की विधानसभा में 2 महिलाओं की नियुक्ति राज्यपाल कर सकते हैं? कौन ऐसा संघ शासित प्रदेश या राज्य है जिसमें 2 महिलाओं की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा किया जाता है?
तो ये है आपका जम्मू का, लेकिन अब सारा रूल वहाँ का बदल गया है, अब सारा बदल गया, ये सब पुराने क्वेश्चन हैं तो इसीलिए है। उत्तराखंड में विधानसभा में एक सदस्य नामित किया जाता है ईसाई समुदाय से, एंग्लो इंडियन से, मुस्लिम समुदाय से। तो देखिए यहाँ पे जो है इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा एंग्लो इंडियन से, क्योंकि यहाँ पे एंग्लो इंडियन आबादी है, इसीलिए उत्तराखंड में जो है एंग्लो इंडियन क्या होते हैं, जिनके माता जो है भारतीय मूल के हैं, कभी भारतीय मूल के होंगे, और पिता जो होंगे, फादर जो होंगे, वो कभी यूरोपीय मूल के होंगे, पाकिस्तान वाला नहीं, या बांग्लादेश या नेपाल वाला आके यहाँ शादी कर लिया तब नहीं, उस केस में उसको एंग्लो इंडियन नहीं बोला जाएगा। एंग्लो मतलब अंग्रेज होना चाहिए, पिता होना चाहिए अंग्रेज, माता अंग्रेज हो उससे कोई मतलब नहीं, पिता होना चाहिए अंग्रेज, तब वो है एंग्लो इंडियन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किन्हीं को कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा है? देखिए मेहनत तो करना पड़ेगा ही आप लोग को, सभी लोग को मैं बार बार बोलता हूँ, और 3 महीने से लगातार मैं भी मेहनत किया हूँ आपके पीछे। ठीक है, और सारा आपका जो रिकॉर्डेड वीडियो भी आपके कंटेंट में है, पीडीएफ है, जो जैसे समझाना था हमने आपको अच्छे तरीक़ा से करवाया है। बस आप लोग जो है उसको देखते रहिए, करते रहिए। और अभी भी जो लोग टेस्ट सीरीज वगैरह से नहीं जुड़े, तो अभी भी सोशल साइंस या 1 to 5 का टेस्ट सीरीज से जुड़ना है या अन्य एग्ज़ाम से, तो टेस्ट सीरीज का मात्र 299 चार्ज कर दिया गया है। तो जुड़ करके कम से कम 10 टेस्ट दे लेंगे तो इतना तो ज़रूर है कि एक आइडिया आ जाएगा उनको, और कम से कम तो 10 टेस्ट में हम मानते हैं कि आपका कम से कम लड़ेगा तो 40% क्वेश्चन तो हमारे टेस्ट सीरीज से ज़रूर लड़ेगा, आप देख लीजिएगा। बाकी ज़्यादा भी लड़ सकता है, लेकिन 40% का तो गारंटी रहेगा कि आपको देखिएगा सेम टू सेम लड़ जाएगा, बाद बाकी रहेगा उसी पैटर्न, इतना जान लीजिए। यदि किसी राज्य विधान, और 40% पे ही रिजल्ट है आपका, ठीक है, यदि किसी राज्य विधानसभा के निर्वाचन में निर्वाचित घोषित होने वाला प्रत्याशी अपना क्षिप्त राशि को देता है तो उसका अर्थ है कि, यदि किसी राज्य विधानसभा के निर्वाचित घोषित होने वाला प्रत्याशी अपना क्षिप्त राशि को देता है, ये थोड़ा क्वेश्चन मुझे मिस्टेक लग रहा है। ऐसे इसका आंसर जो होगा, जब निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्याशियों की संख्या बहुत अधिक होती है तो उस स्थिति में जो है राशि लिया जा सकता है। ये क्वेश्चन मुझे भी समझ में नहीं आया, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि मुझे लग रहा है टाइपिंग मिस्टेक है, क्षिप्त शब्द यहाँ पे कुछ अजीब लग रहा है मुझे। किसी विधानसभा में कोई धन विधेयक निम्न में से किसकी अनुमति के बिना प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। ये राज्य स्तरीय बात है, तो कोई भी जो है धन विधेयक जो है किसकी अनुमति के बिना, जैसे वहाँ पे जो है राष्ट्रपति की अनुमति से होता है, तो यहाँ राज्यपाल की अनुमति के बिना जो है उसको विधानसभा में पेश नहीं किया जा सकता। विधानसभा में किसी दल के निर्वाचित सदस्यों के दल बदल पर निम्नलिखित में से किसने प्रतिबंध लगाया। ठीक है, तो ये हमने बताया था 10वां, और ये था 52वां संविधान संशोधन। कैसे याद रखिएगा, 10वां जो है अनुसूचित दल बदल से संबंधित है, और 5 दूनी 10, 10वां 2 से दल बदल, 2 से 10, तो थोड़ा बहुत कोरिलेट कर लीजिएगा। 10वां 52वां, 5 दूनी 10, 10वां 2 से 10, 2 से दल बदल, 52वां संविधान संशोधन 10वीं अनुसूची में आया था। राज्य विधानसभा में एंग्लो भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व का प्रावधान राज्य के विधानसभा में, ठीक है, किस अनुच्छेद के तहत किया गया है कि एंग्लो इंडियन को जो है आरक्षण दिया जाएगा राज्य स्तर पर, तो वो याद रखिएगा 333। लेकिन अगर केंद्र स्तर की बात होगा तब वहाँ 331 मारिएगा। जब केंद्र स्तर की बात होगी एंग्लो इंडियन को आरक्षण की बात, तब 331 मारिएगा, कन्फ्यूज मत होइएगा। जब राज्य विधानसभा दे दे तो उस स्थिति में आप 333 मारिएगा। ठीक है,
भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य की विधानसभा की सीटों की संख्या सर्वाधिक है? ये बार बार आ रहा है तो हो सकता है पूछ दे। अब इसमें से बताइए, यूपी तो है ही नहीं ऑप्शन में, तो यूपी नहीं है तो पश्चिम बंगाल हो जाएगा। ठीक है, राज्य विधानसभा तथा लोकसभा में महिलाओं के लिए आरक्षण में कितने आरक्षण की बात की गई है? राज्य विधानसभा लोकसभा में तो यहाँ पे तो कोई आरक्षण है ही नहीं। राज्य विधानसभा तथा लोकसभा में महिलाओं के लिए आरक्षण में कितने आरक्षण की बात की गई है? थोड़ा सा इस क्वेश्चन को मैं देख के बताऊंगा आपको। ठीक है, लोकसभा में तो आरक्षण है नहीं। आप लोग को जानकारी होगा तो बतावें कितना आरक्षण है। क्या 33% सही है? देखिए यहाँ पे है महिलाओं को समानता का मुद्दा। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या है, देश में चुनावों का माहौल है लेकिन किसी भी राजनीतिक दल ने महिलाओं को समानता का अधिकार तथा 33% आरक्षण देने की बात नहीं की है। ठीक है, अच्छा, कोई भी पार्टी जो है महिलाओं को आरक्षण देने की बात नहीं किया है अभी तक में। देखिए यहाँ तो साफ लिखा हुआ है कि देखिए 2008 में जो है मनमोहन सिंह की सरकार ने जो है यह विधेयक पेश किया था। ठीक है, 108वां संविधान संशोधन राज्यसभा में पेश किया। इसके 2 साल बाद 2010 में तमाम राजनीतिक अवरोधों को दरकिनार कर राज्यसभा में यह विधेयक पारित कर दिया गया और कांग्रेस को बीजेपी और वाम दलों के अलावा कुछ अन्य दलों का साथ मिला। लेकिन लोकसभा में 262 सीटें होने के बावजूद मनमोहन सिंह सरकार ने विधेयक को पारित नहीं करा पाई। लोकसभा में अब भी महिला आरक्षण विधेयक पर लुका छिपी का खेल चल रहा है और अभी राजनीतिक दल तथा सरकार इस पर सहमति बनाने में असमर्थ दिखाई दे रहे हैं। तो ये आपका जो है रिजर्वेशन नहीं है। ठीक है, ये यहाँ कुछ मिस्टेक से या कोई क्वेश्चन एरर है, मुझे जहाँ तक कि पता है। ऐसे आप लोग, मैंने तो यहाँ नेट पे भी सर्च मारा तो वही चीज़ आ रहा है जो मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, बाकी और भी मैं देख लूँगा इसका जो है। एडुकेशन में तो है ही, एडुकेशन में तो 33% है ही। ठीक है, उसके तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, एडुकेशन में तो आपका है ही। ठीक है, आपका जो है विधान पंचायती चुनाव में है फिर। ठीक है, पंचायती चुनाव में तो 50% है। पंचायती चुनाव में 50% है, लेकिन विधानसभा और लोकसभा के चुनाव में मुझे जहाँ तक कि याद है और पता है कि शायद रिजर्वेशन लंबित पड़ा हुआ ही। और ये जो न्यूज़ है वो कब का है वो भी मैं बता दे रहा हूँ। ये आंकड़े जनवरी 2019 तक की स्थिति है, उसके बाद तो कोई विधेयक आया ही नहीं। चलिए, नहीं होगा इसमें रिजर्वेशन नहीं होगा। ठीक है, उपयुक्त में से कोई नहीं, मैं मारूंगा इसको। पंचायती राज में पूछता ना, तो पंचायती राज में
33% है, और बिहार में तो 50%, ठीक है। पंचायती राज किसका विषय है? तो राज सूची का विषय है। अब देखिए, राज सूची, केंद्र सूची, समवर्ती सूची के बारे में आप लोग जानते ही हैं। केंद्र राज संबंध में आप लोग को हमने बताया है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 प्रकार की सूची होती है, केंद्र सूची, राज सूची, समवर्ती सूची। तो आपका जो पंचायती चुनाव है वो राज सूची का विषय होता है, ठीक है। भूमि सुधार भी आपका किस सूची का विषय होता है? तो भूमि से संबंधित सुधार भी आपके राज सूची का विषय होता है। लेकिन आर्थिक नियोजन जो होता है, आर्थिक नियोजन जब भी विषय होगा तो समवर्ती सूची का। आर्थिक नियोजन, आयोजन जो भी हो, तो केंद्र और राज्य दोनों मिल करके ये करते हैं, इसीलिए ये जो आर्थिक नियोजन जो विषय है वो आपके समवर्ती सूची का है। निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है? तो आपका इसमें शिक्षा जो है, आपका एडुकेशन, जो आप टीचर बनिएगा, वो समवर्ती सूची में है। इसीलिए तो केंद्र आपको 60%, यानी 100 रुपया में 60 रुपया केंद्र ही देता है, और 40 रुपया ही आपको 100 रुपया में राज्य सरकार देगी। और अब तो तरह तरह के फरमान भी जारी किए जा रहे हैं राज्य सरकार के द्वारा। जब आप टीचर बन जाएंगे तो आप ट्यूशन भी नहीं पढ़ा सकते, पहला नंबर। दूसरा नंबर कि आप कोई भी जो है जीन्स टी शर्ट पहन के या भड़कदार कपड़े पहन के नहीं जा सकते। उसके बाद आप जो है 9 से 4 में विद्यालय में बने रहिएगा। अटेंडेंस भी जो है आपका ऑनलाइन होगा, डेली होगा, निरीक्षण डेली होगा, ठीक है। बहुत तरह जो है, बहुत कह सकते हैं कि विद्यालय में सुधार की बात हो गई है, ठीक है। आप लोग के आते आते पता नहीं क्या क्या कानून हो जाएगा। और आपको बैठना भी नहीं है, टेबल कुर्सी भी आपके क्लासरूम में नहीं रहेगा। आपको क्लास में बैठना भी नहीं है, आपको बैठने भी नहीं दिया जाएगा। पूरा जो है 6 घंटे पूरा पढ़ाइए। अब चाहे जैसे पढ़ाना है, हंस के पढ़ाइए, रो के पढ़ाइए, ठीक है। अगर नौकरी करना है कीजिए, नहीं तो दूसरे लोग तैयार हैं, ठीक है। ये स्थिति होगी आने वाले समय। चलिए, ये आपका राज्य का मुद्दा है। राज्य थोड़ा ज़्यादा इस पर सख्ती से पेश आ रही है। तो कहीं ना कहीं अब शिक्षकों को अपमानित किया जाए, जलील किया जाए, या क्या इच्छा है? उनको लगता है शिक्षक अयोग्य हैं, उनको लगता है कि शिक्षक को समझ में ही नहीं है क्या पढ़ाना है या कैसे अभी तक पढ़ा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मानसिकता जरूर गड़बड़ है, राज्य सरकार की हो चाहे जो भी अधिकारी वर्ग हैं, ठीक है। और कुछ शिक्षक के कारण सभी शिक्षक बदनाम भी होते हैं, ये भी बात है। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? अब देखिए, संघ सूची का विषय है आपका 7वीं में ही संघ सूची है। अगर कोई पूछेगा केमी अनुसूची में संघ सूची का विषय है, तो 7वीं अनुसूची में ही आपका जो है संघ सूची का विषय है, ठीक है। केंद्र सूची, राज सूची, समवर्ती सूची, ये तीनों सूची का जो वीडियो होगा आपके कंटेंट में डाला हुआ होगा। आप केंद्र राज संबंध को अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। एक मेरा और चैनल है बीपीएससी मास्टर, उसमें भी बहुत सारा वीडियो कंटेंट में यूट्यूब पे भी पड़ा हुआ होगा। और मुझे याद है कि अगर हमने डाला होगा तो डाला ही होगा। ऐसे मैं देख लेता हूँ अभी तुरंत कि हमने डाला है कि नहीं डाला है, ठीक है। चूँकि ये टॉपिक आपको एक बार देख लेना चाहिए। डाल दिया होगा तो होगा ही, अगर नहीं डाला होगा तो मैं आज से कल तक डाल दूंगा वो टॉपिक, ठीक है। केंद्र राज्य जो संबंध है वो अति महत्वपूर्ण टॉपिक में से है। चलिए, कुछ लगता है नेटवर्क प्रॉब्लम का खुल नहीं रहा, या ऑनलाइन अभी हो रखा है क्लास, इसीलिए नहीं खुल रहा होगा। हाँ, केंद्र राज्य संबंध यहाँ पे डाला हुआ है, देख लीजिए, अच्छे से डाला हुआ है केंद्र राज्य संबंध। आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा इसको, ठीक है। यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, और कौन सेक्शन में है? तो आपका जो सोशल साइंस का है, ठीक है, सामाजिक विज्ञान, ये पहला जो फोल्डर है सामाजिक विज्ञान 9 to 12,
उसमें पॉलिटी में डाला हुआ है, ठीक है, इसलिए मैंने देख लिया कि हो सकता अगर नहीं डाला होता तो मैं डाल देता। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि केंद्र राज्य संबंध का जो है आपका अच्छे से डाला हुआ है, ठीक है। अच्छा पूरा वीडियो होगा, अच्छे देखिएगा। केंद्र राज्य संबंध तो अभी देखा था हमने, नीचे में था ना कहीं, हाँ यहाँ पे डाला हुआ है, ठीक है, पूरा अच्छे से डाला हुआ है। अच्छे समझिए, बहुत ही अच्छे से हमने समझाया इसको। हाँ ये है कि आपका हैंड रिटर्न में ही होगा, लेकिन अच्छे से हमने समझाया। वीडियो ज़रूर देखिए, बहुत ही फ़ायदा कारक वीडियो है। और आपको अगर अभी तक समझ में नहीं आया होगा पॉलिटी वगैरह, तो मेरा ज़रूर देखिए एक बार, आपको ज़रूर समझ में आएगा, ठीक है। और उम्मीद करते हैं आप लोग देखते भी होंगे। बाकी बहुत लोग जो है कामचोर हैं, मेहनत नहीं करना चाहते हैं, केवल पूछते रहते हैं कि सर केवल ये पढ़े, केवल टेस्ट दे हो जाएगा। अरे भाई कैसे हो जाएगा, बीपीएससी में क्या बोलूँ उनको कि पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, पढ़ना पड़ेगा, सारा टॉपिक पढ़ना पड़ेगा। केवल ऑब्जेक्टिव बनाने से कभी नहीं होगा बीपीएससी, ठीक है। अब महिला में हो जाए, रिजर्वेशन कैटेगरी में हो जाए तो अलग बात, लेकिन ऐसे जनरली तो नहीं होगा। चलिए, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख है, ठीक है। तो देखिए राज्य सूची में जो है निम्नलिखित में से जो है किसका उल्लेख है, ठीक है। तो भारतीय संविधान 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख है, तो रेलवे पुलिस का यहाँ पे उल्लेख है, ठीक है, राज्य सूची में, ठीक है। शिक्षा और विद्युत तो आपका जो है ये समवर्ती सूची में आएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची के अंतर्गत समाविष्ट है, तो आपको पता ही होगा जनगणना क्या होता है, केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है। लेकिन इधर बिहार सरकार भी जनगणना शुरुआत किया था, लेकिन वो था जातिगत आधारित जनगणना, वो वाला जनगणना नहीं था पूरे भारत का, तो वो आपका केंद्र सरकार ही करता है, जो प्रत्येक 10 वर्ष पे होता है। निम्नलिखित सूचियों में से किसके अंतर्गत शिक्षा आती है, तो आपको पता ही है समवर्ती सूची। शिक्षा किस सूची का विषय है, तो समवर्ती सूची का विषय है, याद रखिएगा। शिक्षा किस सूची का विषय है, तो समवर्ती सूची का विषय है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सूची में नहीं है, कृषि, जेल, सुरक्षा, एक से अधिक, क्या पूछ रहा है, राज्य सूची में नहीं है, तो कृषि तो है ही, जेल भी होगा, इसीलिए तो जेलर जो होते हैं वो बिहार पुलिस में आएंगे या बिहार के बीपीएससी के द्वारा जो है जेलर बनते हैं, जेल के अध्यक्ष, ये सब पोस्ट आते रहता है बीपीएससी में, ठीक है। तो ये सब तो राज्य का ही है। लेकिन आपका सुरक्षा जो है, ठीक है, देश की सुरक्षा हो, तो ये आपका जो है आर्मी वगैरह जो है राज्य सूची में नहीं आते हैं, वो केंद्र सूची में आते हैं, ठीक है। और आप लोग में से अगर कोई लोग जो है बीपीएससी का जो प्रशासनिक सेवा की तैयारी करना चाहेंगे भविष्य में, तो संपर्क जरूर करेंगे, ठीक है, उसके लिए भी बैच है हमारे पास। चलिए, सामाजिक सुरक्षा एवं सामाजिक बीमा विषय है। तो सामाजिक सुरक्षा की बात, जैसे सामाजिक सुरक्षा में जैसे पेंशन हो गया, या विधवाओं के लिए कल्याण योजना हो गया, या सामाजिक बीमा योजना हो गया, तो ये सब जो होता है केंद्र भी अपने तरफ से करती है और राज्य भी अपने तरफ से करती है, तो ये समवर्ती सूची में आ जाएगा। शिक्षा को किस संविधान संशोधन द्वारा राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में डाला गया था, तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है शिक्षा को जो है, पहले राज्य सूची का विषय था तो उतना शिक्षा पे ध्यान नहीं दिया जाता था, राज्य सरकार उतना खर्च नहीं करती थी, ठीक है, तो उसको हटा के समवर्ती सूची में किया गया। समवर्ती सूची का विषय नहीं है पूछ रहा है, ठीक है। तो लोक स्वास्थ्य आपको पता होगा, सरकारी अस्पताल जो भी होते हैं राज्य में, वो राज्य सरकार का विषय होता है। समाचार पत्र, कारखाना, ये सब जो है आपका केंद्र सूची का ही विषय है। कृषि आय पर लगने वाला कर भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई है, सूची में सूचीबद्ध है। केंद्रीय राज्य, तो स्वाभाविक सी बात है, जो आपका कृषि आय पर जो आपको टैक्स लगता है वो राज्य को ही जो है दिया जाता है, ठीक है। 7वीं अनुसूची में जो सूचित की गई वो राज्य सूची का ही विषय है, ठीक है। जो कृषि पे जो टैक्स लगता है, कर लगता है, वो राज्य सूची का विषय है। अंतर्राष्ट्रीय संधियों के भारत के किसी भाग या संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए संसद कोई भी कानून बना सकती है सभी राज्यों की सहमति से। तो यहाँ पे किसी भी राज्य की सहमति लेने की इसको कोई आवश्यकता नहीं, संसद खुद सर्वे सर्वा होता है, और राज्यसभा तो किसी राज्य सूची के भी विषय पे कानून बना सकती है, इसीलिए इसको कोई ज़रूरत नहीं है उसकी सहमति की, क्योंकि देश की सुरक्षा की बात है, वो आपका संसद स्वयं निर्णय लेगा।
समवर्ती सूची में कौन सा विषय है? तो कृषि तो आपका क्या है, राज सूची का विषय है। श्रम कल्याण, भू राजस्व, ये भी राज सूची का, लेकिन श्रम कल्याण जो है विभाग जो होता है वो समवर्ती सूची का विषय होता है। श्रम कल्याण किसका है? तो समवर्ती सूची का विषय है। संविधान की राज सूची में कौन सा विषय नहीं है? राज सूची में अब देखिए मत्स्य पालन जो होता है वो ग्रामीण स्तर पे या मुखिया सरपंच के द्वारा भी फंड दिया जाता है, तो ये तो आपका राज सूची में आ जाएगा। कृषि तो राज सूची में है ही, लेकिन बीमा कंपनियां जैसे LIC वगैरह है या बैंकिंग, ये सारे जो है केंद्र सूची का विषय है, इसलिए इसका आंसर ये हो जाएगा, ये राज सूची में नहीं आते हैं। ठीक है, ये आपके राज सूची में नहीं आते हैं। किन्हीं को कोई दिक्कत है तो बोलिए, कहीं किसी तरीका का साउंड में प्रॉब्लम हो या समझ में नहीं आ रहा हो। ठीक है, हाँ, इंश्योरेंस जो है वो केंद्र सूची का है, वो राज सूची का विषय नहीं है। आप लोग थोड़ा लेट से रिप्लाई करते हैं, तब तक हम आपको पढ़ा देते हैं। ठीक है, या हो सकता है आपका नेटवर्क थोड़ा लेट से पहुंचता होगा डाटा। ठीक है, जो भी हो। क्या नो सर लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं नो सर? अच्छा, क्लियर है। टेंशन लेने से क्या होगा? टेंशन तो लेना ही नहीं है बिल्कुल। जितने भी लोग हैं 57 जो लोग ऑनलाइन है सब पास कर रहे हैं। अभी कितने लोग हैं पीपुल? कितने? 59 लोग हैं। सब का क्वालिफाई, सब क्वालिफाई कीजिएगा, टेंशन नहीं लीजिए। आप लोग जो है एक्टिव लोग हैं, आप लोग नहीं करेंगे तो जो सोया हुआ है कान में रुई डाल के वो पास करेगा क्या? डेली मेहनत कर रहे हैं आप लोग, तो पास कौन करेगा? ठीक है, इसीलिए टेंशन तो बिल्कुल नहीं लीजिए। जितने भी लोग हैं स्क्रीनशॉट रख लीजिए, सब लोग पास कीजिएगा। ठीक है, कोई नहीं फेल करेगा। मेरा स्टूडेंट लगभग पास करेगा, देख लीजिएगा। ग्रुप तो रहेगा ही ना, ऐसा तो नहीं है कि ग्रुप खत्म हो जाएगा। लगभग लोग पास कर जाइएगा, बशर्ते कि थोड़ा बहुत भरोसा करके सारा पढ़ लीजिए। ठीक है, अभी भी मैं बोलता हूँ 20 दिन बचा है, दिन रात कम से कम वीडियो सारा देख लीजिए, आप देख के जाइए। कोई बात नहीं, क्लास छूट गया तो कोई बात नहीं है, आपका रिकॉर्डेड सेशन में डाला हुआ है। मेरे यहाँ क्लास छूट जाए कर लीजिए, नहीं कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। बस किसी टाइम कभी भी जब भी आपका शरीर सही हो, मन स्वस्थ हो, उस समय पढ़िए। ठीक है, कोई जरूरी थोड़ी है कि लाइव सेशन में ही पढ़िए, बाद में भी पढ़ सकते, किसी टाइम पढ़ सकते, जब डाटा आ रहे। सुबह में उठिए, 3 बजे उठिए, 4 बजे उठ के पढ़िए। अभी तो आपको एकदम मेहनत करने की टाइम है एकदम। आप सोचिए ना, जब मैं आपको आपके साथ इतना मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है, तो आप लोग को तो और करना चाहिए। हमको तो कोई टेंशन नहीं है, हम तो जॉब में ऑलरेडी हैं, और जितनी सैलरी स्टार्टिंग करेगा तो हम लोग तो जॉब छोड़ के जाएंगे तो हम लोग को तो बेवकूफ़ी ही होगा। ठीक है, तो उतना ही मिलेगा। तो इसलिए जब हम लोग मेहनत कर रहे हैं आपके साथ, तो आप क्यों नहीं कर रहे हैं? ठीक है, आप लोग को तो जॉब लेना है, मेहनत कीजिए, बहुत मेहनत कीजिए। और यही 20-25 दिन जो भी बचा है, अब तो 20 दिन बचे हैं, कर लीजिए। ठीक है, सब काम को साइड कीजिए, पॉजिटिव सोचिए, इतना मेहनत किए, थोड़ा कर लीजिए और। ठीक है, होना नहीं होना अलग की बात होगी, जो होगा सो होगा ही, लेकिन क्यों नहीं होगा भाई? आप ही जैसे तो सभी स्टूडेंट हैं। कौन सा यहाँ जो आपका टक्कर जो है दिल्ली में बैठ के मुखर्जी नगर वाले UPSC वाले कैंडिडेट से होता है? आपका टक्कर किससे है? तो बिहार में जो लाचार हैं, जिसको कुछ नहीं हुआ, वो B.Ed करके बैठे हैं, उससे है। लाचार प्राणी से आपका जो है कंपटीशन है। लाचार है, टीचर लाचारी में ही बनता है, लोग जान लीजिए, कोई शौक से नहीं बनता है। ठीक, इसीलिए तो जितने भी अधिकारी होते हैं टीचर को टॉर्चर करते हैं। ठीक है, तो ये लाचारी का जॉब है, तो लाचारी वाले स्टूडेंट से आपकी कंपटीशन है। आपका कंपटीशन थोड़े दिल्ली के मुखर्जी नगर में जो 18 घंटा पढ़ रहा है, UPSC का तैयारी कर रहा है। हाँ, उसके लिए BPSC है ना 69th, बैठिए तब देखिए, तब आपको हिम्मत पता दे देगा कि कैसे निकलता है BPSC। ठीक है, जब आपको जो दिल्ली के मुखर्जी नगर वाले 18 घंटे वाले स्टूडेंट जो स्टडी करते हैं UPSC का, उससे जब टक्कर होगा तब पता चलेगा। सीट कितना है? 300। सीट कितना है? 300। बच्चे कितना भरेंगे? 4 लाख। ठीक है, तब यहाँ पे कंपटीशन होता है। प्री मेंस इंटरव्यू दीजिएगा, तब पता देगा कि कितना मेहनत करना होता है। ठीक है, यहाँ तो आपके पास सीट है कितना? 1,70,000, 1.5 लाख।
ठीक है, इतना तो सीट है आपके पास, इतना तो यहाँ पे विद्यार्थी जो है 4 लाख बैठ जाते हैं, ठीक है। और इसमें सीट कितना होता है 300। आप सोचिए ना, जब ये नहीं होगा तो वो कैसे होगा, आप सोच सकते हैं, जब ये नहीं होगा तो वो कैसे होगा। वहाँ भी सैलरी ज़्यादा थोड़ी है, वहाँ भी सैलरी कितना मिलता है 50-55 हज़ार, 50 से 55 हज़ार, और यहाँ भी आपकी सैलरी जो है 10+2 में 55 हज़ार है, ठीक है। तो सैलरी तो दोनों बराबर में है, तो मेहनत थोड़ा बहुत कर लीजिए भाई, जितने भी लोग हैं मेहनत कर लीजिए। जब ये 1.5 लाख में नहीं होगा तो 300 में कैसे जाओगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। केंद्र और राज्यों के बीच वैधानिक शक्तियों का बंटवारा दिया हुआ है, तो ये अभी बार बार चर्चा हो रहा था, 7वीं अनुसूची, 7वीं अनुसूची, केंद्र राज्य संबंध 7वीं अनुसूची, तो मारना है आंख बंद करके 7वीं अनुसूची केंद्र राज्य से संबंधित। और अगर समझ में नहीं आ रहा है तो अच्छे से आप मेरा वीडियो कंटेंट में हमने दिखाया भी अभी वीडियो में, अच्छे से देख लीजिए, ठीक है। और अभी तक भी जो लोग पैसे बचाए हुए हैं 500-600 रुपया, ठीक है, अभी तक यूट्यूब पे ही वीडियो देख रहे हैं, टेस्ट नहीं लगाए हैं, तो चुपचाप शांति से बाय करके एक बार वीडियो देख के टेस्ट वेस्ट लगाइए। अभी भी 20 दिन है, अभी भी कुछ बना बिगड़ा नहीं है। उन अवशिष्ट मामलों पर जिनकी केंद्रीय राज्य संवर्ती सूची में उल्लेख ना हो, कौन विधि निर्माण कर सकता है, ठीक है। तो स्वाभाविक सी बात है, जो किसी भी सूची में विषय नहीं हो तो उस पर कौन कानून बनाएगा, तो संसद ही बना सकता है। मान के चले कोरोना आया, कोरोना से रिलेटेड कोई कानून बनाना था तो वो किसी विषय में नहीं था, कोरोना जो सब्जेक्ट है वायरस जनित रोग किसी में नहीं था, तो उस पर जो कानून बनाना होगा, क्या करना है नहीं करना है कैसे करना है, तो उस स्थिति में संसद कानून बनाएगी, ना कि केंद्र राज्य कोई भी। तो यहाँ पे संसद को ही अधिकार होता है, अवशिष्ट शक्ति संसद के पास होती है, याद रखिएगा। समवर्ती सूची में लिखे विषयों पर अधिनियम बनाने का अधिकार किसके पास है, तो समवर्ती सूची में दोनों बना सकते हैं, राज्य और केंद्र दोनों बनाते हैं, इसलिए आंसर हो जाएगा राज्य और संघ। समवर्ती जैसे शिक्षा है, अब देखिए राज्य सरकार कितना शिक्षा पे एकदम कुछ से कुछ एकदम डेली अभी लेटर निकल रहा है, कानून नहीं है लेकिन ऊपर से तो लागू तो किया जा रहा है ना, ऑर्डर तो दिया जा रहा है ना, कि एकदम जो है ड्रेस पहन के फॉर्मल पहनना है, टेबल कुर्सी नहीं लगाना है क्लास में, या कुछ भी लेटर आ रहा है, तो राज्य अपने हिसाब से चला रही है ना शिक्षा को। और संघ का तो है, केंद्र का भी है, ये कितना भी कर ले, अगर केंद्र पैसा देना बंद कर दे कि बस हो गया, इनका मामला वहीं पे निपट जाएगा। चलिए, भारतीय संविधान में अवशिष्ट अधिकारों को, भारतीय संविधान में अवशिष्ट अधिकारों को संघीय सरकार को दिया गया है। तो अवशिष्ट अधिकार जो है वो किसको है, अवशिष्ट शक्ति मतलब एक्स्ट्रा शक्ति, केंद्र और राज्य के अलावे तो अवशिष्ट, तो जो ज्यादा शक्तिशाली होता है वो केंद्र तो होगा ही, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, संघीय सरकार, ठीक है। क्योंकि देखिए आपका देश क्या है, राज्यों का संघ है, यूनियन ऑफ जो है स्टेट्स है, आपका देश क्या होता है, राज्यों का संघ है। लेकिन हमारा राज्य जो है विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है, विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है, यानी आपके देश में राज्य का विनाश हो सकता है लेकिन केंद्र का विनाश, भारत का विनाश कभी नहीं होगा, इसीलिए, ठीक है। तो सारी शक्ति मेन रूप से किसके पास है, तो केंद्र यानी संघ सरकार, याद रखिएगा। सरकारी आयोग किससे संबंधित है, ये कई बार पूछा है, VVI क्वेश्चन है। सरकारी आयोग अति महत्वपूर्ण है, लिख लीजिए, पूछेगा आपके एग्जाम में, केंद्र राज्य संबंध। सरकारी आयोग किससे संबंधित है, केंद्र राज्य संबंध से संबंधित है, कई बार यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। जो लोग बैठते होंगे अच्छे अच्छे कंपटीशन, उनको पता होगा जो मैं क्या बोल रहा हूँ। केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों के वितरण, देखिए अभी BPSC टीचर का तैयारी कोई भी टीचर आपको करा दिया, कोई भी टीचर, बहुत सारे लोग थे, हमसे तो बहुत कम लोग जुड़े, लेकिन हमने देखा कि जो टीचर योग्य नहीं है या जिन्होंने कभी आज तक BPSC का प्री नहीं पास किया है, वो भी जो है यहाँ पर जो है कोर्स को बेच करके पढ़ा दिया। कैसे पढ़ाए, क्या पढ़ाए, अब उसके अंदर कंटेंट में ही होगा, चूँकि ऊपर से तो लोग को वो बेवकूफ़ बनाने के लिए पूरा ऑब्जेक्टिव सेशन लिए, पूरा एकदम ऑब्जेक्टिव पढ़ा करके ऑब्जेक्टिव का आंसर बता करके रटवाए, और जितने भी भोंदूमल थे जिनको कुछ समझ में आया नहीं तो उनको लगा कि एकदम ऑब्जेक्टिव रटा रहा है मेरा, ठीक है, और उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा अपना सेल कर लिया। तो सबसे बड़ी बात है कि यहाँ समझदार लोगों की कमी है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव पढ़ाना बड़ी आसान होता है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव अब क्या है कि हम यहाँ पे देखे बता दिए आपको, लेकिन जब थ्योरी पढ़ा के जब समझिएगा तभी आपका जो है रियल पढ़ाई होता है, तब आपका किसी भी प्रकार के क्वेश्चन जो है वो आप बना पाइएगा, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात यहाँ ये है कि
जो लोग बैठेंगे उनको खुद पता नहीं है कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, तो ये सब दिक्कतें हैं, ठीक है। वही अगले बार से आप देखिएगा, जब अगले बार से होगा तब तक लोग समझ जाएंगे कि क्या सही है क्या गलत है, कैसे तैयारी करनी चाहिए। तो अभी फर्स्ट टाइम है इसीलिए लोगों को लगा, और लोग जो है ऑब्जेक्टिव पढ़ने के चाह रहे। ऑब्जेक्टिव के लिए आप जो टीचर कोचिंग ट्यूशन के यहाँ जाइएगा, उससे अच्छा है कि ऑब्जेक्टिव का लूसेंट बुक लीजिए, रट्टा मार लीजिए। जब टीचर भी वही चीज़ पढ़ाएगा तो काहे ला आप कोर्स ले रहे हैं उसका, सिंपल सी बात। लेकिन ये सब समझदारी तब आएगी जब एक आध बार धक्का लगेगा तब। चलिए कोई बात नहीं है। केंद्र तथा राज्य के मध्य शक्तियों के वितरण के लिए भारत संविधान 3 सूचियों को प्रस्तुत करता है। निम्न में से कौन 2 अनुच्छेद शक्तियों के वितरण को विनियमित करती है? ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग अच्छे से देखिएगा, केंद्र राज्य संबंध में ये सब बताया गया है, अनुच्छेद 243 तथा 246। सरकारी आयोग अभी तुरंत हमने बताया केंद्र राज्य संबंध से है। सरकारी आयोग की सिफारिश का संबंध किससे है? तो सरकारी आयोग ने दिया था, सरकारी आयोग ने, कि किस प्रकार से केंद्र और राज्य, अभी देखिए केंद्र और राज्य लड़ते रहेगा। अब देखिए पश्चिम बंगाल में जो है ममता बनर्जी की सरकार, वो एकदम केंद्र से लड़ते रहेगी, और केंद्र भी जो है उसको कुछ देना नहीं चाहता है, ठीक है। जहाँ जहाँ एंटी सरकार है, जैसे पहले जदयू के साथ मिला हुआ था बीजेपी, तो नीतीश कुमार भी हाँ में हाँ मिलाते थे, वो भी मिलाता था। अभी एंटी देखिए तो हर एक चीज़ में अब विरोध ही होगा, तो ये स्थिति हो जाती है। तो ये सब से दूर करने के लिए सरकारी आयोग बनाया गया, और जिसमें कहा गया कि राज्यपाल भी होने चाहिए, तो वो मुख्यमंत्री के ही इच्छा से होने चाहिए और मुख्यमंत्री के द्वारा ही चुने जाने चाहिए, लेकिन उसको सही ढंग से अभी तक लागू नहीं किया गया है। संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता तथा अस्पताल औषधालय, तो ये तो आपको पता ही होगा, राजसूची का विषय है, इसीलिए तो PMCH जो है आपका पटना में है, चाहे आपका जो भी सरकारी अस्पताल है जिला स्तर पे, वो सब राज्य सूची के अंतर्गत आता है। उसका फंड कौन देता है? तो राज्य सरकार ही देती है। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं होगा। बिल्कुल ले सकते हैं, रश्मि सिंह ले सकते हैं। एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं रश्मि जी कि जो है मेडिकल लीव ले सकते हैं। आप फर्स्ट दिन ज्वाइनिंग कीजिए, उस दिन मेडिकल पे जा सकते हैं। मेडिकल कोई देख थोड़ा ही आया है, पहला दिन ज्वाइनिंग लिया, उसी दिन जो आपका एक्सीडेंट हो जाए तब क्या कीजिएगा? आपकी नौकरी चली जाएगी। इतना आसान है क्या? आप ले सकते हैं, किसी भी टाइम ले सकते हैं, जब भी मन करे तब लीजिए। 16 CL है और 24 जो है विशेषावकाश है महिलाओं को, कभी भी मन करे जब लीजिए। महीना में किसी डेट में 2 दिन आपका विशेषावकाश डालिए और छोड़िए नहीं, एकदम लीजिए। महिलाओं को तो एकदम यहाँ पे जो है महिलाओं के लिए तो बहुत अच्छा जो है सरकार की नीति है, महीने में 2 दिन जो है आप विशेषावकाश ले सकते हैं, स्पेशल लीव है, वो किसी डेट में जा सकते हैं आप। उसके बाद 16 लीव है आपको सालाना, वो ले सकते हैं। कस्तूरबा गांधी अच्छा विद्यालय है। कस्तूरबा गांधी जो है उसमें जो है गरीब बच्चों को जो है शिक्षा दिया जाता है, रेसिडेंशियल रहता है वो सब। अरे पार्ट वाइज टेस्ट डाले हुए हैं ना, उसको दीजिए ना जी। ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स में पार्ट वाइज टेस्ट डाले हुए हैं, वो सब दीजिए। अच्छा है वो सब, अच्छा है, कस्तूरबा भी अच्छा है, ठीक है। उसमें गरीब लड़कियों को जो है आवासीय रेसिडेंशियल सुविधा रहता है और उसमें पढ़ाया जाता है, ठीक है। केंद्र राज्य संबंध में विवाद का एक कारण रहा है राष्ट्रपति का पद, राज्यपाल का पद। देखिए अभी तुरंत हमने चर्चा किया था कि सरकारी आयोग ने कहा था कि राज्यपाल क्या, देखिए कई बार BPSC क्वेश्चन भी पूछा कि राज्यपाल कठपुतली की तरह काम करता है, ठीक है। तो राज्यपाल वास्तव में कठपुतली की तरह काम करता है, जो केंद्र सरकार कहता है, क्योंकि केंद्र के ही मंत्री जो है इसको भेजते हैं बना करके, जो प्रधानमंत्री के ही सलाह से जो है राष्ट्रपति नियुक्त करता है। तो इस स्थिति में जो है प्रधानमंत्री अपने पार्टी की जहाँ सरकार रहती है तो वहाँ जो है अपना ठीक ठाक, जहाँ बदली तो तुरंत जो है कभी जो है सरकार गिराने में ही लगी रहती है राज्यपाल। तुरंत हुआ कि मौका नहीं दिया गया बहुमत, किसी को
बहुमत साबित करने का, सरकार गिरा दिया गया, राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। ऐसा बिहार में भी कई बार हो गया। ये सब आप केंद्र राज्य संबंध अच्छे से पढ़ लीजिएगा, थ्योरी में ये सब बता रखे हम अच्छे से। रेलवे भारत के संविधान में कौन सी लिस्ट में आती है? तो रेलवे किस विषय की सूची है? तो केंद्र सूची में। रेलवे क्या है? केंद्र सूची है ना, भारतीय रेलवे लिखा रहता है, भारतीय रेलवे। तो ये सब आप सोच के भी बना सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। व्यापार संघ भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में की गई है। व्यापार से रिलेटेड सूची में संबंध केंद्रीय समवर्ती, तो 7वीं सूची जो है समवर्ती से संबंधित है, और व्यापार जो है आपका व्यापार संघ जो है समवर्ती सूची से ही संबंधित है। तो इस प्रकार से जो है टेस्ट 6 के जो है टोटल लगभग 69 क्वेश्चन हमने किया, ठीक है। और उम्मीद करते हैं कि आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। EMRS स्कूल कैसा है सर? बहुत अच्छा, एकलव्य वाला है ना EMRS। ST SC लोगों के लिए है शायद वो स्कूल। और क्वेश्चन कराएंगे, घबराइए नहीं, थोड़ा सा दम मार ले हम भी बोल बोल के जो है मुंह दुख जाता है, ठीक है। क्या चीज का टेस्ट? इसका टेस्ट देना चाहते हैं? लिंक भेज दे क्या? अभी लिंक भेजते हैं, अभी तुरंत भेजते, रुकिए, सबको भेज देते हैं। जो अभी तक पेमेंट नहीं किए उनको भी भेजते हैं। एक लिंक अभी जाएगा, सबको मैसेज करते हैं, ठीक है। हमने तो फ्री में भी बहुत सारा मटेरियल सबको लगभग दे ही दिया, यूट्यूब पे भी दे दिया कि गरीब लोग भी अपना मेहनत करके पढ़ ले, थोड़ा बहुत हाथ पैर मार के, ठीक है। अब देखिए, पानी में कूदिएगा तो या तो जहाज़ पे चढ़ जाइए, या बचना है तो हाथ पैर तो मारना ही पड़ेगा। तो जो लोग जहाज़ पे चढ़ गए उनका तो फिक्स है, जो लोग नहीं चढ़ पाए तो तैर के जा रहे हैं, तो उसके लिए भी हम लोग जो है सहायता कर रहे हैं, बाद बाकी जो भी हो, ठीक है। चलिए, टेस्ट लिंक दे दिया गया। व्हाट्सएप पे भी अगर कहिएगा तो उस पर भी हम जो है अभी आपको भेज ही देते हैं, कॉपी करके आपको जो है व्हाट्सएप पे भी आपका जो है टेस्ट लिंक दे दिया जाता है, ठीक है। और हमने PDF फॉर्मेट में भी आपको भेज दिया है, टेस्ट दे लीजिएगा, ठीक है। टेस्ट लिंक हमने भेज दिया। चलिए, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। पॉलिटी 5, ये शायद हमने पढ़ा दिया था क्या? ये हो गया था सर। पॉलिटी 5 भी हो गया, पॉलिटी 4 देख लेते हैं। ये भी हो गया था। हाँ, ये नहीं हुआ था, इसको कर लेते हैं। आप लोग थके तो नहीं हैं? अभी और करवाएंगे क्या? आप लोग थक गए क्या? नो सर, मतलब अब नहीं करवाएं क्या कि करवाएं? क्लास को कंटिन्यू रखें, आगे करवाएं?
बिल्कुल करवाएंगे, ठीक है। और लास्ट में जो है हिंदी का जो है आप लोग घर टेंशन नहीं लीजिएगा, हिंदी जो सब्जेक्ट है उसको मैं 15 से 20 के बीच में पूरा अच्छे से दनादन पढ़ाऊंगा, एकदम अच्छे से। हिंदी यार सोचिएगा भी नहीं अभी फ़िलहाल। अभी आप मेन रूप से हिस्ट्री फोकस कीजिए, पॉलिटी फोकस कीजिए, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, चाहे 1 to 5 में बैठने वाले हों, चाहे 6 to 8 6 to 8 तो है ही नहीं, 9 to 12 वाले, जिनका आर्ट्स है वो ये सब पढ़िए। साइंस वाले में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो जो है सब पढ़िए, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन बीपीएससी इधर उधर सब जगह से पूछेगा। और करेंट अफेयर्स का हमने पीडीएफ भेज ही दिया है, उसको देखते रहिए। या बुक खरीदने का इच्छा है, चूँकि प्रिंट में ज़्यादा खर्च आ जाता है, तो कई लोग बोले सर प्रिंट आउट महंगा पड़ जाता है, तो हमने बताया भी बुक में आप एसपीडी का बस ब्लू कवर वाला ले लीजिएगा, 70 रुपया में देगा आपका, पूरे वर्ष का रहता है करेंट अफेयर्स। एक वो ले लीजिएगा, एक बिहार स्पेसिफिक ले लीजिएगा, वो 50-60 रुपया में देगा, ठीक है। तो लगभग 125 रुपया में दोनों बुक आ जाएगा आपका, ठीक है। एसपीडी का ही लीजिएगा, और कोई भी राइटर जो भी है वो सब हटाइए, वो सब, ठीक है, वो सब कॉपी पेस्ट करता है। हमने देखा है जितने भी आप देखिएगा जो राइटर, लोकल राइटर है, सब कॉपी पेस्ट करते हैं। उसी न्यूज़ को क्या करेंगे, थोड़ा बहुत उसमें ग्राफ डाल दिए, थोड़ा बहुत चित्र बना दिए, कुछ फोटो डाल दिए, मतलब अट्रैक्टिव बना के महंगे दाम पे बेच लेते हैं, ठीक है। बाकी कंटेंट वही रहता है सबका। इसीलिए आप लोग बस करेंट अफेयर्स में ज़्यादा जो है आपको करना नहीं है, बस वही सब चीज़ जो हमने दिया है आपको, बस वो कर लीजिए, ठीक है। और बुक खरीद करके अगर इच्छा करे तो उसको देख लीजिए, और कुछ नहीं करना है करेंट अफेयर्स। और ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, क्वेश्चन सारे क्वेश्चन जो हमने बता दिया, आधे क्वेश्चन तो बिहार स्पेशल ही रहेंगे, आधे क्वेश्चन इंडिया लेवल का रहेगा। तो वो सब भी ऐसा थोड़े आप देश दुनिया में नहीं हैं, आप भी तो देश दुनिया में ही हैं, बहुत सारा न्यूज़ सुनते भी होंगे, बहुत सारा हमने पढ़ाया भी है, बताया भी है। और एक बार देख लीजिएगा वन लाइनर अच्छे से, जो बनना होगा बन ही जाएगा, ठीक है। चलिए, पहला क्वेश्चन आता है कि भारत का सॉलिसिटर जनरल होता है, तो यह एक प्रकार का एक प्रशासनिक अधिकारी होते हैं। सॉलिसिटर जनरल क्या होते हैं, एक प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, ठीक है। किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी क्या होता है, तो देखिए एक होता है आपका एडवोकेट जनरल, किसी राज्य का जो होगा, जिसको हम महाधिवक्ता बोलते हैं। क्या बोलते हैं, महाधिवक्ता, जिसकी चर्चा हमने किया भी था, महाधिवक्ता। अगर आप सरकार पे केस कीजिएगा तो यही दौरे दौरे फाइल लेके पहुंचेंगे हाई कोर्ट में, ठीक है। तो ये इनको एडवोकेट जनरल कहा जाता है, ठीक है। एक होते हैं महान्यायवादी, इनको अटॉर्नी जनरल कहा जाता है। मुख्य सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, ठीक है। तो मुख्य सतर्कता आयुक्त या जो भी बड़े बड़े पोस्ट होंगे, ठीक है, उसकी नियुक्ति आंख बंद करके राष्ट्रपति मारिएगा। जिला कलेक्टर किस अधिकारी के अधीनस्थ कार्य करते हैं, तो जितने भी डीएम होंगे, ठीक है, वो आपके जो संभाग के जो आयुक्त होते हैं उस डिपार्टमेंट के, उसके अंदर काम करते हैं। भारत सरकार के सर्वोच्च शासकीय अधिकारी कौन होते हैं, दिल्ली का उपराज्यपाल, बिल्कुल नहीं। भारत के रक्षा सचिव, भारत के मंत्रिमंडलीय सचिव। तो भारत सरकार के सर्वोच्च जो प्रशासकीय या शासकीय अधिकारी होते हैं वो भारत का जो मंत्रिमंडल है उसके सचिव होंगे, ठीक है। जैसे मान के चलिए कोई भी कैबिनेट मंत्री है, उसके जो सचिव होते हैं वही मेन यहाँ पर प्रशासनिक अधिकारी के रूप में होते हैं, ठीक है। राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी, तो आपको हमने बताया ही, उसको इंग्लिश में एडवोकेट जनरल बोलते हैं, हिंदी में महाधिवक्ता कहा जाता है। कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देगा, तो यही जो है एडवोकेट जनरल, जो महान्यायवादी हैं, महाधिवक्ता, कंफ्यूज मत होइएगा, महाधिवक्ता और महान्यायवादी। तो महान्यायवादी केंद्र में और राज्य में एडवोकेट जनरल यानी महाधिवक्ता, ठीक है। भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है, तो केंद्र स्तर पे जो न्यायपालिका का उल्लेख है सुप्रीम कोर्ट के बारे में, वो जो चर्चा है वो है आपका भाग 5 में। निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी, तो याद कीजिए हमने बताया था रेगुलेटिंग एक्ट 1773, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी
जो अभी वर्तमान में है उसकी स्थापना कब हुई थी? तो भारत सरकार का जब अधिनियम बना था 1935 में, तो उसी के तहत भारत का सर्वोच्च न्यायालय की यहां पर स्थापना, जो आपका दिल्ली सुप्रीम कोर्ट है, उसकी स्थापना की गई थी। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कौन करता है? अब बात है उच्चतम न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय भी जिसको बोलते हैं, मुख्य न्यायाधीश तो राष्ट्रपति करेगा, तो अपने मन से, तो नियुक्ति जो है राष्ट्रपति ही करेंगे, लेकिन अपने मन से नहीं, इसका भी कॉलेजियन होता है, ठीक है, वो चुनते हैं जो वरिष्ठ होते हैं उसी में से, ठीक है, उसके भी 4 या 5 सदस्य होते हैं, वो जिसको चुन के भेज देते हैं राष्ट्रपति के पास, उनका नाम कॉलेजियम पद्धति, उसके माध्यम से इनको वहां पे चुन लिया जाता है। राष्ट्रीय उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रीय उच्चतम न्यायालय की नियुक्ति, तो बार बार वही क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करेगा? तो राष्ट्रपति ही करेंगे। सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति होती है, यानी जब क्या होगा, जब वहां पे न्यायाधीशों की संख्या कम रहेगी, जैसे अभी 33 है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में, तो अगर इसकी संख्या नहीं है, कम है, तो उस समय जो रिटायर होते हैं तो उनको बुलाया जाता है, ठीक है, तो उस स्थिति में तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति उनको बोलते हैं। तो न्यायालय के किसी सत्र के लिए न्यायाधीशों की जब गण पूर्ति या क्वारम पूर्ति नहीं होता है, केस बहुत ज़्यादा है पेंडिंग में और उनकी संख्या कम है, तो उस स्थिति में जो पुराने रिटायर हैं उनको बुलाया जाता है कुछ समय के लिए। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए? ठीक है, उच्च न्यायालय का एडवोकेट कम से कम, उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए जो कम से कम 10 वर्ष तक जो है उच्च न्यायालय में जो है कम से कम 10 वर्ष तक एडवोकेट रहा, ठीक है, तो वही जो है सुप्रीम कोर्ट में जो है न्यायाधीश बन सकता है, ठीक है। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कितने वर्ष की आयु तक पदधारी हैं? तो बताया था हमने, उच्च न्यायालय 62 और उच्चतम न्यायालय 65, याद रखिएगा। तो उच्चतम है इसलिए मारेंगे आंख बंद करके 65 में, ठीक है। चलिए, और आप लोग मेहनत कीजिए, मैं बार बार बोलता हूं मेहनत खूब कीजिए, मेहनत में पीछे मत हटिए। अभी 20 दिन बचे हैं, पूरा मेहनत कीजिए, जी जान लगा दीजिए, रात को सोइए नहीं, एकदम उठ जाइए 3 बजे, एकदम सुबह से लगे रहिए, एक बार अच्छा सा बीपीएससी निकालिए और अपने गांव नाम सब जगह रोशन कीजिए, अपने माता पिता, अपने जो भी परिवार है उसका नाम रोशन कीजिए, ठीक है। और ये मौका दिया है आपको ऊपर वाले ने, अच्छा, ठीक है। और आप ये समझ लीजिए कि आने वाले समय में आपको टीचर बनना भी, जिस प्रकार से अभी अधिकारी बनते हैं ना लोग, कितने मेहनत से, परिश्रम से, कठिन परिश्रम से, हम लोग जानते कितना मेहनत करना होता है, क्योंकि हमने भी 2-2 बार इंटरव्यू दिया और वहाँ से लौटे हैं, ठीक है। और तकलीफ तो होती है, लेकिन क्या करेंगे, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, बहुत बात होता है वहाँ पे, आयोग है, क्या है, नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ तो आपका ऑब्जेक्टिव एग्जाम है, यहाँ तो कुछ नहीं है, कॉपी में बनाइएगा तो रिजल्ट बनेगा। वहाँ तो मेंस लिखना होता है, किसी को ज़्यादा किसी को कम नंबर, इंटरव्यू होता है, किसी को 60, किसी को 95, किसी को 105, अब किसी को 30 नंबर दे दिया जाता है। अब वो 15 मिनट में आप किसी का जज नहीं कर सकते पर्सनालिटी को, लेकिन वहाँ जज किया जाता है 15 मिनट के अंदर, और उसी में आपको किसी को 100+ किसी, तो यहाँ किस्मत डिपेंड करता है। जो प्रशासनिक सेवा है वो आपका जो है 60% मेहनत, 40% लक, लक नहीं है तो नहीं होगा, आप कितना भी मेहनत कर लीजिए। लेकिन यहाँ तो आपका केवल मेहनत है, यहाँ केवल मेहनत है, आप मेहनत करेंगे निश्चित तौर पे पास कीजिए, ये गारंटी है। ऑब्जेक्टिव के एग्जाम गारंटेड होते हैं, अगर आप पढ़ेंगे तो पास करेंगे, लेकिन जो आपके सब्जेक्टिव एग्जाम होते हैं जिसमें इंटरव्यू होता है, वो आपका लक भी डिपेंड करता है कि वह दिन आपका कैसा था, ठीक है। हो सकता था पूछे कि आपके नाना का क्या नाम है,
या वो पूछ दे कि बताओ मेरे नाना का क्या नाम है, तो आप कहाँ से जवाब दीजिए। तो ये इंटरव्यू में होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग पूरा मेहनत कर दीजिए, हो सकता है आने वाले समय में आपको टीचर बनने के लिए भी 3 राउंड से गुजरना पड़े। जैसी स्थिति है, मुझे तो 110% विश्वास है कि अगले बार से जो है आपका बहुत ज़्यादा यहाँ पे कंपटीशन होने वाला है टीचर वाले में। इसीलिए जी जान लगा दीजिए, अगर शिक्षक बनने का सपना पाले हैं तो उसको पूरा कीजिए। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश कितनी आयु तक कार्यरत रहता है, ठीक है, आयु पूछ रहा है। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि यहाँ तो ये 65 वर्ष तक रहता है, यही क्वेश्चन था, तो उपयुक्त में से कोई नहीं। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की बस वही क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ, यानी ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, यानी ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। और हमने जितना भी क्वेश्चन आपको करवाए हैं वो सारे पूछे हुए क्वेश्चन है विभिन्न एग्जामों में, चाहे बीपीएससी हो, चाहे यूपी पीसीएस हो, चाहे अन्य स्टेट के एग्जाम हो, सब में पूछा हुआ क्वेश्चन। एक भी क्वेश्चन जो है फालतुआ क्वेश्चन तो हम करवाते ही नहीं है, कम ही पढ़ाएंगे, लेकिन वही पढ़ाएंगे जो पूछेगा। उच्चतम न्यायालय के पहले न्यायाधीश का नाम बताइए जिनके खिलाफ स्वतंत्र भारत में संसद में महाभियोग प्रस्ताव पेश किया गया था लेकिन पारित नहीं हुआ था। तो वो व्यक्ति का नाम क्या है, तो जस्टिस रामास्वामी। क्या नाम है, जस्टिस रामास्वामी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन कौन करता है। आपको हमने बताया ही था, जब राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों गायब हो तो उस स्थिति में भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं सर्वोच्च न्यायालय के, वो पदभार संभालेंगे, यानी राष्ट्रपति का, ठीक है। और यह काम जो है हिदायतुल्लाह ने किया था, ठीक है। अब है निम्नलिखित में से, है ना, एम हिदायतुल्लाह, किस मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में काम किया, पूछ ही दिया। तो जस्टिस है एम हिदायतुल्लाह। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये ऐसे मुख्य न्यायाधीश थे जिनको राष्ट्रपति बनने का गौरव प्राप्त हो गया। चलिए अच्छी बात है। नहीं, सेवानिवृत्त के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वकालत कर सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं क्या वकालत करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे, कहीं नहीं करेंगे। क्यों करेंगे भाई? वो सबसे ऊपर के न्यायालय के हैं, तो वो नीचे में क्यों जाएंगे? अपनी प्रतिष्ठा खराब करने तो जाएंगे नहीं, और जाना भी नहीं चाहिए, तो कहीं पे भी नहीं, किसी भी न्यायालय में सर्वोच्च न्यायालय के जो हैं वो नहीं जाएंगे, ठीक है। न्यायाधीश वकालत नहीं कर सकते हैं, ये नियम है। कौन सा कानून यह निर्धारित करता है कि उच्चतम न्यायालय की समस्त कार्रवाई अंग्रेजी भाषा में होगी? और आज भी आप देखिएगा सुप्रीम कोर्ट जितना भी निर्णय देगा वो इंग्लिश में ही देगा। लेकिन एक बात था, यह नियम 10 वर्ष के लिए ही था, लेकिन जो हमारे जो कह सकते हैं जो पढ़े लिखे विद्वान वर्ग के लोग हैं, जिनको इंग्लिश ही समझ में आती है, हिंदी समझ में कम आती है, वो लोग एकदम जो है इस पर आगे कुछ किए ही नहीं, चर्चा ही नहीं हुआ, ठीक है, कि उसको जो है बदल के हिंदी भी कीजिए, लोकल भी कीजिए। कई राज्य अब जा करके हाई कोर्ट का डिसीजन जो है लोकल लैंग्वेज या हिंदी में प्रकाशित करती है, लेकिन मैक्सिमम जो सुप्रीम कोर्ट में आज भी जो कार्रवाई होती है वो अंग्रेजी भाषा में ही होती है। जबकि इसके लिए कानून बनना चाहिए, संशोधन होना चाहिए और हिंदी हो जानी चाहिए, क्योंकि जो भाषा हमें समझ में आए, जो भारतीय जनता को समझ में आए, ठीक है। लेकिन चलिए क्या कीजिएगा, वेतन बढ़ाने के लिए तो है, लेकिन ये सब काम सुधार करने के लिए जो है ना सांसद के पास फुर्सत है, ना कहीं किसी जो समाज सेवी के पास फुर्सत है जो इसके खिलाफ में जाए। चलिए, भारत में न्यायपालिका है, स्वतंत्र है, संसद के अधीन है, तो न्यायपालिका तो स्वतंत्र ही है। लेकिन अगर देखें तो भारतीय न्यायिक व्यवस्था देखिएगा, और एक अफलातून थे, एक बहुत बड़े दार्शनिक थे, उन्होंने कहा था कि जो न्यायिक प्रक्रिया होता है वो मकरे की जाल की तरह होता है, ठीक है। किसी भी देश का जो न्यायिक प्रक्रिया होता है वो मकरे की जाल की तरह होता है, जिसमें बड़े कीड़े तो बच जाते हैं, लेकिन छोटे कीड़े क्या होते हैं, फंस जाते हैं, उस जाल में क्या होते हैं, फंस जाते हैं। कहने के लिए स्वतंत्र है भारतीय न्यायिक व्यवस्था, लेकिन आपको पता होगा कि कितना स्वतंत्र है और कितना दबाव में है। आए दिन न्यूज़पेपर में ये सब चर्चा होती रहती है। कई बार सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश भी रोड पे आकर के बोलते हैं कि जो है हमारी आज़ादी खतरे में है,
ठीक है, हम पे दबाव दिया जाता है, इस तरह की बात भी किए करते हैं ये लोग भी आकर के। क्या करेंगे, चूँकि बहुमत की जो पार्टी होती है वो नहीं तो 2-4 केस ठोका गया, बस सीधे हो जाते हैं सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। तो कहीं ना कहीं ये सब कहने के लिए है, लेकिन अगर आप देखिएगा प्रैक्टिकली तो उतने स्वतंत्र भी नहीं हैं, लेकिन संवैधानिक रूप से स्वतंत्र बनाया गया है इनको। इसके पीछे हम आप सब जिम्मेदार होते हैं, ठीक है। ज़रूरत से ज़्यादा जब हम किसी पार्टी को बहुमत दे करके जिता देते हैं और वह पार्टी लंबे समय तक शासन करने लगती है, तब उस तानाशाही रवैया में यहाँ पे स्वतंत्रता इनकी बाधित होती है, ठीक है। तो भारत में न्यायपालिका मानिएगा स्वतंत्र, ठीक है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन विवाद के मामलों को किसको प्रस्तुत किया जाता है? राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में जब विवाद होगा तो कौन देगा, सुधारेगा? तो आपको पिछले क्लास में मुझे लगता है ये सब क्वेश्चन जो है हम लोग उधर भी देखे थे राष्ट्रपति वाले चैप्टर में। तो भारत का उच्चतम न्यायालय में ही उनका जो है मामला जाएगा। उच्चतम न्यायालय के न्यायिक पुनरीक्षण का कार्य का अर्थ क्या होता है? मतलब दोबारा से फिर से जो है फिर से देखना, कहीं कुछ गड़बड़ी हो गया तो उसको न्यायिक पुनरीक्षण करते हैं। होता है ना, कई बार आप कोई काम करते हैं तो पहली बार में सही से नहीं हुआ या गलत काम कर दिए तो दोबारा उसको चेक करके जो है रीचेक करते हैं ना, तो वही है एक पर स्वयं अपने निर्णय का पुनरीक्षण। उसके बाद क्या क्या ऑप्शन है वो देखिए। देश में न्यायपालिका के कामकाज का पुनरीक्षण, कानूनों के संवैधानिक वैधता का पुनरीक्षण, यानी कानून कितना वैध है, वो क्या किसी वर्ग को हानि तो नहीं पहुंचाता है, तो उसको देख करके न्यायिक पुनरीक्षण किया जाता है। न्यायिक पुनर्विलोकन का अर्थ, ये भी चैप्टर हमने करवाया हुआ है, आप देखिएगा, मुझे लगता है ये भी होगा, करवाया हुआ होगा, ठीक है, आप देख लीजिए, कंटेंट वीडियो होगा। न्यायिक पुनर्विलोकन का अर्थ है कि सर्वोच्च न्यायालय को सभी प्रकरणों पर अंतिम प्राधिकार बिल्कुल नहीं, किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकता है, राष्ट्रपति के विरुद्ध दोषारोपण कर सकता है। न्यायिक पुनर्विलोकन का क्या अर्थ होता है, ठीक है, फिर से के सभी प्रकरण पर अंतिम। अब देखिए इसको समझना होगा, ऑप्शन में अगर आप रिजल्ट दीजिएगा तो न्यायिक पुनर्विलोकन के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकती है जब उसको लगता है कि यह जनता के हित में नहीं है। जैसे किसान विरोधी का, किसान का जो 3 एक्ट आया था, लोकसभा में पारित भी हो गया था, किसानों ने पूरा एकदम धरना दिया, बहुत दिनों तक करते रहे, तो लास्ट में जाकर के इसको रद्द किया गया, ठीक है। अगर नहीं रद्द किया जाता तो बहुत सारे कानून जो कि जनता के हित के लिए नहीं है, तो उस स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय स्वयं निर्णय लेता है और वैसे कानून को अवैध घोषित कर देता है। हो सकता है कई राज्य जो है इस तरह के कानून बना दे जो कि जनता के लिए हितकर नहीं है, तो लोग सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, या नहीं भी जाते हैं, अगर उसका सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का ध्यान उस पर जाएगा तो वहाँ पे जो है उस कानून को अवैध घोषित कर सकते हैं। न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था केवल भारत में है, भारत और यूएसए में है, केवल यूएसए में है, ठीक है। तो ये आपको भारत और यूएसए दोनों में न्यायिक पुनर्विलोकन जो है वहीं से आया है, ठीक है, यूएसए से ही आया है, तो भारत में भी है और यूएसए में भी है। यानी जो कानून बना उसको सुधारा भी जा सकता है, ये नहीं कि एक बार बन गया तो उसको सुधारा नहीं जा सकता है, ठीक है, उसको सुधारा जा सकता है, पुनर्विलोकन किया जा सकता है, उसको रद्द किया जा सकता है। 2 या 2 से अधिक राज्यों के किसी विवाद के मामले में निर्णय लेने की सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति क्या कहलाती है? तो ये आरंभिक अधिकारिता के अंतर्गत में आता है। तो सुप्रीम कोर्ट को कई पावर हैं, उसमें आपका आरंभिक अधिकारिता भी होता है। तो उसके तहत जो है कोई भी अगर 2 राज्यों के बीच में अगर दंगा फसाद हुआ या लड़ाई हो गया, नदी बंटवारा को लेकर के हो गया, जल को लेकर के हो गया, या कुछ समस्याएं आ गई किसी क्षेत्र विशेष को लेकर, तो वह सिंपल सी बात है कि वो राज्य में तो सॉल्व होगा नहीं, तो उसके लिए कहाँ जाएंगे, वो दोनों राज्य सर्वोच्च न्यायालय में जाएंगे। तो ये आपका आरंभिक अधिकारिता के अंतर्गत आता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार से संबंधित है? ठीक है, तो संवैधानिक विवाद की स्थिति में जो सर्वोच्च न्यायालय का अपीलीय क्षेत्राधिकार से संबंधित वो जो अनुच्छेद है वो है 134A को मिलाकर 133 को पढ़ना। केंद्र राज्य के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति आती है इसकी परामर्श अधिकारिता के अंतर्गत, इसकी मूल अधिकारिता के अंतर्गत। यानी जब केंद्र और राज्य के बीच में जब संबंध खराब हो तो उसको सुधारने का काम जो है इसकी मूल अधिकारिता के अंतर्गत आती है। किसकी? तो सर्वोच्च न्यायालय की।
भारत का उच्चतम न्यायालय कानूनी तथा तथ्य मामले में राष्ट्रपति को परामर्श देता है अपनी पहल पर, तभी जब वो ऐसे परामर्श के लिए कहता है, तभी जब मामला, हाँ, जब राष्ट्रपति परामर्श के लिए कहेंगे तभी वो परामर्श देगा। अपने मन से जो है कुछ भी सुप्रीम कोर्ट नहीं बोलेगा। राष्ट्रपति को जो भी मांग चाहिए, जो भी उनको परामर्श चाहिए वो कहेंगे, तो उस स्थिति में उच्चतम न्यायालय उनको कानूनी रूप से परामर्श देता है। ठीक है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाते हैं हम लोग। 1993 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन इस आयोग का अध्यक्ष बन सकता है? तो जनरली वही बनते हैं उच्चतम न्यायालय के जो सेवारत होते हैं, ठीक है, वही बनेंगे। जो उच्चतम न्यायालय के कोई सेवारत न्यायाधीश, कोई उच्चतम न्यायालय के कोई सेवारत न्यायमूर्ति, केवल भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायमूर्ति, यानी जो भारत के जो सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायमूर्ति हैं, जो रिटायर हो जाते हैं, उन्हीं में से किन्हीं को बनाया जाता है, ये याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किस वाद में विवाद मतलब लड़ाई उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया था? ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, आप लोग सुने होंगे 1973 में एक विवाद आया था, केशवानंद भारती बनाम केरल राज। तो यहाँ पे मूल ढांचे को लेकर के था विवाद कि आखिर मूल ढांचा में आता क्या क्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, किस वाद होना चाहिए? वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था संसद को मूल अधिकारों में संशोधन करने की शक्ति है, पर वह संविधान के मूल ढांचे में संशोधन नहीं कर सकती। तो यही मामला है, 1973 का मामला है, केशवानंद भारती विवाद बनाम केरल राज। ठीक है, ये क्वेश्चन बार बार क्वेश्चन पूछेगा, अति महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में से उच्चतम न्यायालय के सबसे पहली महिला न्यायाधीश बनी थी? तो उच्चतम न्यायालय की बनी थी फातिमा बीबी। ठीक है, याद रखिएगा। और उच्च न्यायालय की बनी थी आपका लीला सेठ। संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे प्राप्त है? तो संविधान की व्याख्या जो है वो अंतिम रूप से कौन व्याख्यायित करेगा? तो सर्वोच्च न्यायालय ही व्याख्या करेगा। निम्नलिखित में से किसके मामले उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों की अधिकारिता में आते हैं? जो राज्यों के परस्पर, तो ये मूल अधिकार से का जो संरक्षण का जो मामला है, ये मौलिक अधिकार वाला जो मामला है, ये आपका दोनों में आएगा। केंद्र के भी जो उच्चतम न्यायालय है और राज्य का भी जो उच्च न्यायालय है, वो दोनों में ये आपका आता है, यानी मूल अधिकारों का संरक्षण का मामला। ठीक है, बहुत लोग फरार हो गए होंगे, देखते हैं कितने लोग हैं अभी भी हैं, कंटिन्यू हैं, मतलब इच्छा जागृत है इनके अंदर कुछ करने की। 50 लोग हैं। ठीक है, तो ज़्यादा लोग हमसे जुड़े भी नहीं, 300-400 लोग जुड़े होंगे, तो उसमें से 50 लोग हैं, तो ठीक है, इतने ही लोग का रिजल्ट बनने वाला है। निम्नलिखित में से कौन सबसे पहली महिला वकील हैं जिनको सीधे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया? कौन सी सबसे पहली महिला वकील थी जिनको उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया? उनका नाम था इंदु मल्होत्रा। क्या नाम था? इंदु मल्होत्रा। परामर्शदायी अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय किसी विधि के प्रश्न या जनता के विशेष महत्व के तत्व पर परामर्श देता है जो उसे भेजा जाए संघीय विधि मंत्री द्वारा, तो राष्ट्रपति को ही देता है। किसको देता है? अभी तुरंत हमने चर्चा किया था ऊपर में ही, राष्ट्रपति को देता है। जब भारतीय न्यायिक पद्धति में लोकहित मुकदमा लाया जाता है, लोकहित मामला, लोकहित से जुड़ा हो, जनता के हित की बात हो, तो भारत के मुख्य न्यायमूर्ति कौन थे जिन्होंने यह लोकहित मुकदमा वाला जो है बात कही थी? तो PN भगवती। इनका नाम नहीं भूलिएगा, अति महत्वपूर्ण है। बहुत सारे लोकहित याचिका जो है इन्हीं के द्वारा जो है शुरुआत किया गया था कि लोकहित से संबंधित जो मुद्दा होगा उसको सुप्रीम कोर्ट में लाया जाए। तो उनका नाम था PN भगवती। अति महत्वपूर्ण है ये क्वेश्चन, इसको हम VVI लिख देते हैं। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष का उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए? तो आपको बताया हमने 10 वर्ष तो होना चाहिए उच्च न्यायालय में एडवोकेट। अगर वह मुख्य न्यायाधीश बन जाता है उच्च न्यायालय का, तो 5 वर्ष में भी वो जा सकता है। ठीक है, वहाँ उच्चतम न्यायालय, तो इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा 10 वर्ष। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश भारत के राष्ट्रपति द्वारा हटाए जा सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश भारत के राष्ट्रपति द्वारा हटाए जा सकते हैं।
भारत के मुख्य न्यायाधीश की जांच पर, भारत के बार काउंसिल के रिपोर्ट पर, संसद में। हाँ, तो जो सुप्रीम कोर्ट के भी न्यायाधीश को हटाया जाता है तो उसके लिए भी संसद में महाभियोग प्रस्ताव लाए जाते हैं। ठीक है। भारत में सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय तो वही है, उच्चतम न्यायालय। कौन सा है सबसे बड़ा? जो अपीलीय न्यायालय है, अंतिम है। क्योंकि आप में जो प्रणाली है, एकल प्रणाली है। पहले आप जब भी कोई भी न्यायिक व्यवस्था में जाते हैं, पहले जिला न्यायालय में जाते हैं। आप जिला में नहीं होता है तो आप हाई कोर्ट में जाते हैं। उच्च न्यायालय में, उच्च में भी नहीं होता है तब आप सर्वोच्च में जाते हैं। तो अंतिम है ये। इसके ऊपर आप सीधे कहाँ जाइएगा? कहीं नहीं जा सकते, इसके ऊपर आप नहीं जा सकते। कई लोग बोलेंगे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय चले जाएंगे, ठीक है, तो वो आपका मामला सुनेगा ही नहीं। ठीक है, चलिए, वो मामला होता है जब दो देशों के बीच में विवाद हो, दो देशों की समस्या हो, आतंकवादी सबसे संबंधित हो, तो वो सब जाता है। आपका पर्सनल जो पड़ोसी वाला मामला वहाँ नहीं जाएगा। ठीक है, चलिए। भारत के उच्चतम न्यायालय को केवल प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है? बिल्कुल नहीं। केवल अपीलीय नहीं, प्रारंभिक, अपीलीय, परामर्श सभी हैं। तो सभी प्रकार के जो है क्षेत्राधिकार दिए गए हैं। भारत में किस संवैधानिक पद पर कोई महिला नहीं रही है? ठीक है, आज तक कोई महिला नहीं बनी है, तो वो है उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश के रूप में। भारत में किस संवैधानिक पद पर कोई महिला नहीं रहे हैं? देखिए, वो सब जो भी रही वो न्यायाधीश रही हैं, मुख्य न्यायाधीश नहीं बनी है महिला। ठीक है, वो सब जो भी बनी थी, अभी हमने बोला था, वो सब न्यायाधीश थी। जो अभी लीला सेठ है, चाहे फातिमा बीबी, जो ये जो थी नाम अभी हमने पढ़ा था, वो सब न्यायाधीश बनी थी। ठीक है, मुख्य न्याय, देखिए ये क्या है, पहली महिला न्यायाधीश हैं ये। जो 33 होते हैं ना, 30 अन्य, एक मेन होता है, बाद बाकी 32 अलग से या 33 अलग से होते हैं, बढ़ते घटते रहता है। तो ये नहीं बनी है, एक नंबर वाला मतलब मुख्य नहीं बनी है। ठीक है, महिला आज तक नहीं बनी, न्यायाधीश बनी है लेकिन मुख्य न्यायाधीश नहीं बनी। डैश के फैसले भारत के बाकी सभी न्यायालयों में मान्य होते हैं। अगर उच्चतम न्यायालय फैसला दे दिया, सर्वोच्च न्यायालय फैसला दे दिया, तो सभी को मानना पड़ेगा। जो भी अधीनस्थ न्यायालय होंगे सबको मानना पड़े, चाहे वो उच्च न्यायालय हो चाहे जिला न्यायालय हो, सबको मानना पड़ता है अगर सुप्रीम कोर्ट फैसला दे दिया तो। लेकिन अगर हाई कोर्ट फैसला दिया तो उसको कोई जरूरी नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट माने चाहे नहीं माने, उसके मन पे। सर्वोच्च न्यायालय के जजों का वेतन किससे आहरित होता है? तो आपको पता होगा, ये सिंचित निधि से दिया जाता है। जो सर्वोच्च न्यायालय के हैं, सिंचित निधि। निम्नलिखित में से कौन सी एक सबसे बड़ी संसदीय समिति है? संसद की सबसे बड़ी समिति इसमें से कौन सी है? तो अब देखिए ऑप्शन में कौन कौन से हैं। ठीक है, तो सबसे बड़ी समिति जो होती है संसद का, वो होता है आपका प्राक्कलन समिति। कौन सा समिति होता है? तो प्राक्कलन समिति सबसे बड़ा समिति होता है। और इसमें जो है टोटल सदस्यों की संख्या जो लगभग होती है, उसमें लोकसभा से लगभग इसमें 30 सदस्य चुने जाते हैं प्राक्कलन समिति में। ठीक है, और ये वार्षिक अनुदान की जांच करती है। किसकी जांच करेगी? वार्षिक अनुदान की जांच करेगी। और यहाँ पर जो होता है, जो इसके अध्यक्ष जो होते हैं वो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा ही चुने जाते हैं। और इसमें जो है सत्ताधारी दल के ही होंगे। प्राक्कलन समिति के जो भी अध्यक्ष होंगे, जो भी पार्टी का बहुमत होगा उसी के होंगे। ठीक है, और इसमें लोकसभा के कितने सदस्य चुने जाते हैं? ठीक है, इसमें कितने सदस्य होते हैं? तो 30 सदस्य होते हैं। ठीक है, और इसको अस्थाई मितव्ययता समिति के भी नाम से जाना जाता है। मितव्ययता यानी खर्चा का जो है ब्यौरा रखती है कि गलत तरीके से आपका खर्चा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये है आपका प्राक्कलन समिति। और इसको बनाया गया था जॉन मथाई के सिफारिश पर। किसके सिफारिश पर? तो जॉन मिथाई के सिफारिश पर, सॉरी जॉन मथाई। ठीक है, बस सुन लीजिए प्राक्कलन समिति। तो इसका काम क्या है कि जो भी अपना खर्चा हुआ, ठीक है, तो उसका जो है अनुदान जो दिया जाता है, वार्षिक अनुदान, उसकी जांच करना, ये सबसे बड़ी संसदीय समिति है। निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति में राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं होता है? ठीक है, जिसमें कोई भी राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, तो प्राक्कलन समिति में भी राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं होगा। लोकसभा के कितने सदस्य होंगे? केवल तो 30 सदस्य होगा। लोकसभा के कितने सदस्य होंगे? इसमें 30 सदस्य होंगे, लेकिन एक भी सदस्य राज्यसभा के नहीं होते हैं।
ठीक है, कौन सी समिति में जो है राज्यसभा, और सब समिति में देखिएगा 22 सदस्य होगा, लेकिन इसमें 30 सदस्य होता है प्राकलन में, और 30 लोकसभा के ही होते हैं, ये याद रखिएगा। ठीक है, 30 कहाँ के होते हैं, तो लोकसभा के होंगे, राज्यसभा के नहीं होते हैं। लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं, तो अभी हमने बताया, इसमें प्राकलन का याद रखिएगा 30, ये सबसे बड़ा समिति में, चूंकि क्वेश्चन भी आया। अगर पूछेगा कि लोक लेखा समिति में तो 22 मारिएगा, 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से, 15 लोकसभा से और 7 क्या होते हैं, राज्यसभा से होते हैं। ठीक है, और इसमें जो है मेन रूप से जो होता है, इसका जो अध्यक्ष होगा वो आपका विपक्षी पार्टी का ही होगा। अध्यक्ष क्या होगा, विपक्षी दल का ही नेता होगा, क्योंकि ये क्या करेगा कि देखेगा कि जो बजट है, जो खर्चा हो रहा है वो सही तरीके से हो रहा है, नहीं कि भ्रष्टाचार हो रहा है। अगर भ्रष्टाचार होगा तो उसको उजागर करेगा, जैसे कांग्रेस के समय में भी हुआ, बोफोर्स तोप घोटाला, कोयला घोटाला, स्पेक्ट्रम घोटाला। ठीक है, तो ये सब को उजागर किया गया। तो लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं, ये याद रखिएगा। अध्यक्ष विपक्ष के ही दल का नेता होगा। टोटल लोकसभा के 15 सदस्य चुने जाते हैं और राज्यसभा से 7 सदस्य इसमें चुने जाते हैं, यानी टोटल 22 सदस्य यहाँ पे चुन करके आते हैं। ठीक है, और इसका जो विचार विमर्श होता है, जो महालेखा परीक्षक होते हैं CAG, जो वो रिपोर्ट देते हैं, उसके आधार पर ये लोग जो है उस पर वाद विवाद उठाते हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा आप लोग। और इसको प्राकलन समिति की जुड़वा बहन भी कहा जाता है, किसको, लोक लेखा समिति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। ठीक है, लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसको देगी, तो लोकसभा अध्यक्ष को देगी। किसको देगी, तो लोकसभा अध्यक्ष को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। ठीक है, लोक लेखा समिति अपना रिपोर्ट किसे सौंपती है, वही क्वेश्चन है, किसको सौंपेगी, तो लोकसभा अध्यक्ष को सौंपेगी। निम्न में से कौन सा सार्वजनिक व्यय पर संसदीय नियंत्रण का भाग नहीं है, तो अभी हमने बताया कि जो है लोक लेखा समिति तो है ही, तो भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो है सार्वजनिक व्यय पर संसदीय नियंत्रण का अंग नहीं है। ये लोक लेखा समिति है, प्राकलन है, लेकिन ये आपका नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो होता है CAG, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल जो पोस्ट होता है, वो आपका नहीं है। ठीक है, प्राकलन समिति के सदस्य केवल कहां से चुने जाते हैं, तो लोकसभा से। कितने, तो 30, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, केवल लोकसभा से। ठीक है, भारतीय महानियंत्रक लेखा परीक्षक के लिए एक मित्र दार्शनिक और मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है, तो वो कौन सा कार्य करेगा, तो प्राकलन समिति। ठीक है, भारत के केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करेंगे, तो प्रधानमंत्री। कौन करेंगे, प्रधानमंत्री करेंगे। कोई व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना केंद्र में कितनी अवधि तक मंत्री रह सकता है, तो कोई भी व्यक्ति जो है 6 माह तक वो मंत्री रह सकता है। अगर सदस्य नहीं भी है तब भी वो मंत्री का पद उसको दिया जा सकता है। ठीक है, 6 महीना तक। मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगा। व्यक्तिगत रूप से, देखिए यही क्वेश्चन उस समय हमने बोला था, जब सामूहिक बोले तो लोकसभा, व्यक्तिगत बोले तो राष्ट्रसभा के प्रति। ठीक है, देखिए कौन क्वेश्चन कहां आ जाता है, कहना मुश्किल होता है। ठीक है, संघीय मंत्रिपरिषद मंत्री उत्तरदायी होते हैं। सिंपली उत्तरदायी किसके प्रति होगा, तो लोकसभा के प्रति, लेकिन व्यक्तिगत लगा दे तब आपको राष्ट्रपति। भारत में किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना कोई व्यक्ति कितने दिन तक मंत्री पद पर रह सकता है, तो अभी तुरंत हमने बताया 6 माह तक। भारत में वह मंत्री जो संसद के दोनों में से किसी सदन का सदस्य नहीं है, उसे मंत्री के पद से मुक्त होना पड़ेगा। कितने दिनों के बाद, तो 6 माह बाद उसको मुक्त होना पड़ेगा, उसके अंदर ही बना दिया जाता है। भारतीय संविधान मनोनीत करके, भारतीय संविधान निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा प्रावधान मंत्रिपरिषद की नियुक्ति तथा पदच्युत को विवेचित करता है। ठीक है,
तो इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा आपका अनुच्छेद 75। अनुच्छेद 75 मंत्रिपरिषद की नियुक्ति और पदच्युत से संबंधित है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74-75 किन विषयों पर विचार करता है? तो अभी तुरंत चर्चा किए, तो इसका आंसर हो जाएगा मंत्रिपरिषद। संघीय मंत्रिपरिषद अपने आचरण के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो संघीय अपने आचरण के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होगा? तो लोकसभा के प्रति। व्यक्तिगत रहे तभी मारिएगा, राष्ट्रपति। मंत्रिमंडल का गठन कौन करेगा? तो मंत्रिमंडल का जो गठन किया जाएगा तो उसमें केवल केंद्रीय मंत्रीगण ही होंगे, ठीक है। कौन करता है? तो केंद्रीय मंत्री। सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो सामूहिक रूप से, वही क्वेश्चन आ रहा है, यानी यह क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण। सामूहिक रूप से किसके प्रति? तो लोकसभा के प्रति। व्यक्तिगत रूप से राज्यसभा के प्रति। भारत में संघीय मंत्रिपरिषद के सदस्यों की कुल संख्या किससे अधिक नहीं होनी चाहिए? तो टोटल जो है इसका प्रतिशत होता है उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो जितना भी लोकसभा के सदस्य हैं उसके 15% से ज़्यादा जो है उसमें केंद्रीय मंत्रिपरिषद जो होता है उसमें सदस्य की संख्या नहीं होती है। तो ये याद रखिएगा, यानी 15% जितना भी लोकसभा में सीट है उससे ज़्यादा आपका नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अति महत्वपूर्ण है, ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ, तो हमने तो बताया ही था, शून्यकाल प्रश्नकाल के बाद के तुरंत का जो काल होता है तो उसको हम बोलते हैं शून्यकाल, जिसमें कोई भी मंत्री कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब देखिए यहाँ क्या, वह 3 जब संसद में कोई काज नहीं होती, गलत, निलंबित प्रस्ताव, ये भी नहीं, प्रश्न उत्तर, कोई भी प्रश्न पूछते हैं तो वो शून्यकाल होता है। और प्रश्नकाल के बाद यानी 12 से 1 बजे के बीच जो होता है आपका शून्यकाल होता है। पिछले क्लास में ही हमने बताया था आपको। भारतीय गणराज्य में वास्तविक कार्यकारी प्राधिकार निम्नलिखित में से किसके पास होता है? अब देखिए गणराज्य में वास्तविक कार्यकारी, ठीक है, गणराज्य में वास्तविक कार्यकारी प्राधिकार, काम करने का अधिकार किसके पास होता है? ठीक है, वास्तविक प्रधान पूछे तब तो आपका प्रधानमंत्री हो जाएगा, लेकिन कार्यकारी प्राधिकार पूछे तो मंत्रिपरिषद को मारना है आप, ठीक है। जो व्यक्ति संसद ना हो क्या उसे मंत्री नियुक्त किया जा सकता है? बिल्कुल, लेकिन उसको 6 महीने के भीतर संसद का सदस्य बनना होगा, ठीक है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद निम्नलिखित में से किसके प्रति सामूहिक रूप से, देखिए यही क्वेश्चन बार बार आ रहा है, किसके प्रति सामूहिक रूप से होंगे मंत्रिपरिषद? तो लोकसभा के प्रति होंगे। संसदीय तंत्र में निम्नलिखित में से वास्तविक कार्यपालिका कौन है? ऐसे तो है आपका प्रधानमंत्री, लेकिन प्रधानमंत्री भी किसके मदद से काम करता है? तो मंत्रिपरिषद के मदद से। तो इसलिए आंसर हो जाएगा यहाँ पर, अगर प्रधानमंत्री नहीं है तो मंत्रिपरिषद। स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल के शिक्षा मंत्री, ये भी आए हैं, ये पूछ चुका है। तो मौलाना अबुल कलाम आजाद जो थे ये स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे, याद रखिएगा, मौलाना अबुल कलाम आजाद। एपीजे अब्दुल कलाम नहीं मार दीजिएगा, ऑप्शन में दे देगा, मौलाना अबुल कलाम आजाद। भारत में स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल के कानून मंत्री कौन थे? ये सब क्वेश्चन पूछेगा, ये पूछता है, बीपीएससी का फेवरेट टॉपिक आ गया है। तो कानून मंत्री भीमराव अंबेडकर बने थे। कौन बने थे? तो भीमराव अंबेडकर। निम्नलिखित में से कौन से व्यक्ति ने स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री, इनको तो कोई नहीं भूल सकता, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनको उप प्रधानमंत्री भी बनाया गया था। निम्नलिखित में से किस प्रदेश ने विधान परिषद नहीं है? तो आपको जो भी बड़े राज्य हमने बताया, उत्तर प्रदेश, बिहार हो, महाराष्ट्र हो, आंध्र प्रदेश, ये सब में है, उत्तराखंड में नहीं है विधान परिषद। निम्नलिखित में से राज्य में द्विसदनात्मक विधायिका नहीं, उत्तर प्रदेश में भी है, आपका बिहार में भी है, किस में नहीं है? तो आपका मध्य प्रदेश में नहीं है। यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, ये जो बड़े क्षेत्रफल वाले हैं, जनसंख्या वाले, यहाँ पे है, याद रखिए। भारत में राज्य विधान पालिकाओं का उच्च सदन होता है, क्या होता है? विधान पालिका का उच्च सदन क्या होगा? विधान पालिका परिषद होगा, यही होगा, विधान पालिका परिषद या विधान परिषद भी उसको बोलते हैं। विधान परिषद को समाप्त करने वाला आखिरी राज्य जिसने अपने विधान परिषद को समाप्त कर दिया, आंध्र प्रदेश में अभी भी है, तमिलनाडु ने क्या किया था? समाप्त कर दिया था।
भारत में राज्य विधान परिषद के सदस्यों का कितना हिस्सा स्थानीय निकायों द्वारा चुना जाता है? विधान परिषद में जो स्थानीय निकाय यानी जो पंचायती राज से चुन के जाएंगे या आपके वार्डर से या आपके नगर निकाय से, वो कितने सदस्य होते हैं? तो टोटल सदस्य का जो होता है 1/3 भाग जो होगा वो स्थानीय निकाय से चुन करके विधान परिषद में आते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनात्मक विधानमंडल है? तो महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में आपका है ही, तो मार दीजिए महाराष्ट्र। निम्नलिखित में से किस राज्य में विधानमंडल का ऊपरी सदन विधान परिषद नहीं है? देखिए पश्चिम बंगाल प्रस्तावित है लेकिन अभी तक नहीं है। क्यों प्रस्तावित हुआ? तो ममता बनर्जी पिछले बार चुनाव हार गई, अब उस स्थिति में तो वहां उस सदन है नहीं, अब इनका तो खतरा आ गया मुख्यमंत्री के पद पर ही। तो इस स्थिति में ये क्या की होगी कि कोई भी एमएलए जीता होगा वहां का तो उसको हटा करके फिर से उस क्षेत्र में जो जीता हुआ क्षेत्र में ही चुनाव करा कर फिर से जीती होगी, तभी जाकर के ये ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बनी होगी। ठीक है, नहीं तो 6 माह के अंदर तो इसको बहुमत देना पड़ेगा। तो वहाँ तो सदन है नहीं कि आप वहाँ पे मनोनीत करके जो है विधायकों द्वारा पहुँच जाइएगा उस सदन में। तो इसीलिए पश्चिम बंगाल में प्रस्तावित है विधान परिषद, लेकिन है नहीं, याद रखिएगा। सामान्यतया विधानमंडल के ऊपरी सदन के सदस्यों की कुल संख्या निचले सदन की कुल संख्या की कितनी होती है? तो विधानमंडल के जो ऊपरी सदन होता है विधान परिषद का, उसका लगभग 1/4 होगा। कितना होगा? तो लगभग 1/4 के 1/3। जैसे मान के चलिए बिहार में जो है विधान परिषद में कितने सीट हैं? तो शायद 75 के आसपास होगा। ठीक है, और टोटल सीट कितना है? 243। ठीक है, अगर 3 से भाग देंगे तो ऐसे तो 8 3 24 80 के आसपास होता है, लेकिन बिहार में 75 ही विधान परिषद में सीट। ठीक है, जहाँ तक मुझे याद है, एक आध डाटा मिसमैच हो जाता है, माइंड तो है, देख लीजिएगा आप लोग, 75 ही होगा। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति का चर्चा किया गया है? तो ये है आपका अनुच्छेद 169। ठीक है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस में अब तक विधान परिषद नहीं है, यद्यपि संविधान 7वां संशोधन 1956 में उसके लिए उपबंध है? ठीक है, तो ये कहाँ का है? तो ये आपका है मध्य प्रदेश का। किसको समाप्त किया जा सकता है पर भंग नहीं? राज्यसभा, नगर पालिका समाप्त किया जा सकता है किंतु भंग नहीं। ठीक है, तो यही होगा आपका, अभी चर्चा हम लोग यही कर रहे हैं, तो यही होगा, विधान परिषद को समाप्त किया जा सकता है लेकिन भंग नहीं किया जा सकता। राज्य विधानमंडल में विधान परिषद के उपबंध के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? तो कुल राज्य का 12वां अंश नहीं, 1/3, अभी बताए थे ना 1/3, तो ये आपका गलत है। बिहार और तेलंगाना में बिल्कुल है, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, ये सब जगह पे है। 31वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा का अधिकतम सदस्य की संख्या कितनी हो सकती है? लोकसभा में कितने सीट होंगे अधिकतम 31वें के अनुसार? तो बताइए, इसका आंसर होगा 545। लोकसभा का अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? अभी फिलहाल कितना हो सकता है अधिकतम? 552। राष्ट्रपति एंग्लो समुदाय के कितने प्रतिनिधियों को लोकसभा में चुन सकता है? तो मात्र 2। किसको चुन सकता है, कितने को लोकसभा में? तो 2। वर्तमान में लोकसभा में प्रभावी सीटों की संख्या कितनी है? तो 545। लोकसभा में एंग्ल भारतीय समुदाय से 2 सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति किसके पास होती है? तो भारत के राष्ट्रपति। लोकसभा में राज्य के किस आधार पर सीटें आवंटित होती है? तो जनसंख्या। यहाँ गरीबी मार दिया गया था ऑप्शन में, ये गलत है, जनसंख्या के आधार पर। वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए कितने सीट आवंटन होते हैं? किसके जनसंख्या के आधार पर? तो 1971 की जनगणना के अनुसार। फिर अब जनगणना फिर जो ये बदलाव होगा 2026 में होगा। लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा निर्धारण पहली बार कितना ईस्वी में किया गया था? लोकसभा में सीमा क्षेत्रों का निर्धारण जो किया गया था वो 1972 ईस्वी में किया गया था। लोकसभा में राज्यपाल सीटों का जो आवंटन है 1971 की जनगणना पर आधारित है, निर्धारित वर्ष तक यथावत रहेगा, तो 2026 तक। फिर क्या हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा। भारत में स्वतंत्रता प्राप्त प्रथम आम चुनाव 1952। भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, सबसे बड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र कहाँ का है? याद रखिएगा, लद्दाख। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है।
सबसे बड़ा, चूंकि क्षेत्र बहुत है, पहाड़ी है, दुर्गम है, जनसंख्या कम ही है। कौन सा संवैधानिक संशोधन राज्य के चुने जाने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ाने से संबंधित है? तो इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा आपका 7वां तथा 31वां। राष्ट्रपति लोकसभा के 2 सदस्यों को निम्न प्रतिनिधित्व देने के लिए नामित कर सकता है, ईसाई एंग्लो इंडियन। किसको? तो एंग्लो इंडियन। लोकसभा का चुनाव लड़ने के इच्छुक व्यक्ति न्यूनतम आयु 25 वर्ष। कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? यूपी। कौन भेजेगा? सबसे बड़ा है, जनसंख्या भी वहीं पे है, तो यूपी ही भेजेगा। किस राज्य का लोकसभा राज्यसभा प्रतिनिधि सबसे अधिक है? यूपी सबसे बड़ा राज्य है। झारखंड क्षेत्र लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? तो याद रखिएगा 14, जबकि बिहार में कितना है? तो 40। वर्तमान में किस राज्य की लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या के हिसाब से दूसरा स्थान है? तो आपका कौन सा हो जाएगा लोकसभा में सीटों में? तो महाराष्ट्र। कौन सा हो जाएगा? महाराष्ट्र। बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? 40। तो इस प्रकार से जो है आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोग बने रहे। इसके लिए बहुत बहुत आप लोग को धन्यवाद। ठीक है, इसी प्रकार से आप लोग पढ़ते रहिए, सुनते रहिए और टेंशन बिल्कुल नहीं लीजिए, एंजॉय कीजिए। ठीक है, आप ही लोग पास करने वाले हैं और कोई नहीं। जो इतना रात रात को जग के पढ़ेगा वो नहीं पास करेगा, तब कौन करेगा? चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। ठीक है।